Good afternoon. Good afternoon to all of students. And welcome to all students on the online platform of Adda 247. Hello students and good afternoon Anand Kumar ji. And welcome to students, welcome. And Arvind ji, good afternoon. And good afternoon to all of students. क्या सभी स्टूडेंट्स को मेरी वॉइस क्लियर है? क्या सभी बच्चे को मेरी वॉइस क्लियर है? अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है, अड्डा 247 पे फ्रॉम द 2:30 PM यानी कि रोज आपकी पर डे 2:30 पे, यानी कि फ्रॉम द 2:30 PM and we are taking the classes for the GATE 2021 and for the mechanical and civil branch। जैसे कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पे अड्डा 247 पे आप लोगों के लिए 2:30 PM पे। ओके गाइस, थैंक यू। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। तो नाउ दी ओके, जैसे कि आप लोगों ने पता है ना, एंड नाउ आज के टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं। एंड टुडे वी विल डिस्कस एंड अबाउट द न्यूटन्स लॉ। आज की क्लास में हम जो लोग पढ़ेंगे वह है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। यानी कि जब आप कभी भी किसी मोशंस के बारे में बात करते हैं, और आपको 100% क्लियर होने वाला है कि जब भी आप किसी सिस्टम की एनालाइज के बारे में सिस्टम की एनालाइज करनी होती है, तो आप 100% श्योर हो कि आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस के बारे में 100% पढ़ना होता है। लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लीकेबल करना और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या क्या होते हैं उनको समझना एक आपके लिए चैलेंजिंग टास्क सा हो जाता है। जैसे मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि फोर्स F बिकम इज इक्वल टू जो मास इनटू एक्सीलरेशन का एक फॉर्मूला होता है। यानी कि जो फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हैं कि F बिकम इज इक्वल टू एम ए होता है, तो F बिकम इज इक्वल टू एम ए वाला फॉर्मूला आप किस तरीके से लिखते हैं और F एक आप कब अप्लाई करते हैं, जहां पे F फोर्स होता है और मास M जो है वो मास होता है, और यहाँ पे जो A होता है वो एक्सीलरेशन होता है। यानी कि फोर्स F बिकम इक्वल टू एम ए वाला जो फॉर्मूला है, आप उसको किस तरीके से अप्लीकेबल करने वाले हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। अगर आप F इक्वल टू एम ए लगाना सीख गए और किसी सिस्टम का अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर है, तो जो भी मैं आपको एक बात यहां फिर 100% श्योरली बोल सकता हूं कि जब भी आप कभी भी कोई भी एग्जामिनेशन की प्रॉब्लम लगाएंगे, अगर आपको यह पता चल गया है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, कि फोर्स F बिकम इक्वल टू एम ए आप कैसे लिखते हैं, अगर आपको यह क्लियर हो गया, तो यह आपको मैं बिल्कुल श्योर बोल सकता हूं आप नियरली 4 to 5 प्रॉब्लम बिल्कुल फेसेस करने वाले हैं एग्जामिनेशन में, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के थ्रू सॉल्व होने। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अकॉर्डिंग आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरीके से उनको बनाते हैं। तो सबसे पहले एक बात सुनेंगे, एक्चुअल में जब आप न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन को पढ़ते हैं तो न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन 3 होते हैं। एक्चुअल में जो न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन है वो 3 लॉ ऑफ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, गिव्स ए डेफिनेशन ऑफ जीरो फोर्स एंड डिफाइन ए इनर्शियल फ्लेम। यानी कि जब आप न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं, एक्चुअल में जो न्यूटन्स ने जो आपके लॉ ऑफ मोशंस बताए, न्यूटन्स के 3 लॉ ऑफ मोशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। द सेकंड मेथड यानी कि सेकंड लॉ, यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ, यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं, वहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। और थर्ड एक और होता है जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है। यानी कि एक्चुअल में न्यूटन्स ने 3 यानी कि 3 लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन किया था। द फर्स्ट वन यानी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ जीरो फोर्स एंड द इनर्शियल फ्लेम। यानी कि पहला जो लॉ है न्यूटन्स का, वो आपको पहला लॉ ऑफ मोशन जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है,
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको जीरो फोर्स के अबाउट एक डेफिनेशन देता है कि व्हाट इज द जीरो फोर्स, एंड सेकंड वन वो ये बताता है कि व्हाट इज द इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम क्या है और जीरो फोर्स आपके पास क्या होता है। तो मैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करता हूं, वो क्या है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि सपोज करो ये कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट की पोजीशन में है, या आप इसमें यह भी कह सकते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये किसी एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और सपोज करो ये वेलोसिटी वेक्टर आपका क्या है, v है, ये वेलोसिटी वेक्टर आपका v है। तो प्लीज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि ये बॉडी अगर रेस्ट की कंडीशन में है तो ये बॉडी रेस्ट की कंडीशन में ही बनी रहेगी। अगर ये बॉडी मोशन में है और किसी एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव करती है तो ये हमेशा एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से ही मूव करती रहेगी। बस कंडीशन ये है कि जब तक इस बॉडी पे आप कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दो। एक्सटर्नल फोर्स, अगर आपके पास मैं ये कह दूं कि कोई एक मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट अभी आपकी रेस्ट की पोजीशन में है, तो ये रेस्ट की पोजीशन में ही बनी रहेगी जब तक आप इस बॉडी पे कोई भी फोर्स अप्लाई ना कर दो। अगर मैंने इस बॉडी पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया है तो दैट मींस दिस वन इज कॉल्ड जीरो फोर्स। ऐसी कंडीशन को कहते हैं जीरो फोर्स। अगर आप किसी बॉडी पे अगर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, अगर वो बॉडी रेस्ट की कंडीशन में है, तो याद रखना वो बॉडी हमेशा रेस्ट की कंडीशन में ही मेंटेन रहेगी। या उल्टा भी हो सकता है, अगर वो वेलोसिटी यानी कि कोई वो ऑब्जेक्ट किसी एक वेलोसिटी वेक्टर कैपिटल V से घूमती है, तो याद रखना जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई नहीं करोगे तो क्या होगा, ये वेलोसिटी v का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों क्या रहने वाले हैं, कांस्टेंट रहने वाले हैं। मैग्नीट्यूड भी, क्योंकि वेलोसिटी v बिकम इज इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटी, फॉर रिप्रेजेंटिंग ए वेक्टर वी नीड द मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज द डायरेक्शन। आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की नीड होती है। यानी कि ये बात आपको बिल्कुल क्लियर रखनी है कि अगर आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट की पोजीशन पे है, अगर मैं उस बॉडी पे अगर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता हूं तो समझ लेना वो बॉडी अपनी रेस्ट की पोजीशन को मेंटेन ही रखेगी। यानी कि आप एक बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट ये बताने वाले हैं, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, जो जैसा है वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। यानी कि मैं ये आपसे कह सकता हूं, अगर कोई रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। यानी कि बिना फोर्स के आप वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। अगर वेलोसिटी का चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो चाहे डायरेक्शन चेंज हो, या तो दोनों चेंज हो या दोनों में से एक भी चेंज हो, अगर दोनों में से एक भी चेंज हो गया तो प्लीज चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर बिकम इज इक्वल टू एक्सीलरेशन बन जाएगा। लेकिन किसी बॉडी में एक्सीलरेशन तभी आता है जब आप उस बॉडी पे कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, क्योंकि F बिकम इक्वल टू m में भी होता है। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। यानी कि आप ये कहने वाले हैं कि जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। अगर मैं रेस्ट में हूं तो रेस्ट में ही रहूंगा, अगर मैं मोशन कर रहा हूं तो मोशन ही करता रहूंगा, जब तक उस बॉडी पे कोई भी आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दें। इस कंडीशन को आप क्या कहते हैं, इस लॉ को आप क्या कहते हैं, द न्यूटन फर्स्ट लॉ। इसको आप क्या कहते हैं, द न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो किस चीज को बताता है, न्यूटन का पहला लॉ आपको बताता है कि जीरो फोर्स की क्या डेफिनेशन है, व्हाट द डेफिनेशन ऑफ जीरो फोर्स। जीरो फोर्स की क्या डेफिनेशन है, एंड व्हाट इज द इनर्शियल फ्रेम। तो व्हाट इज द इनर्शियल फ्रेम, तो इसमें मैंने आपको लिख के दिखाया है। जीरो फोर्स किसको कहते हैं, एक बार थ्योरी पढ़ लीजिएगा। व्हेन ए बॉडी मूव्स विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास कोई एक बॉडी है और वो किसी एक स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, या आइदर देयर आर नो फोर्सेस प्रेजेंट और द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। ये कब पॉसिबल है, अगर कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में किसी एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड v से मूव कर रही है, वेलोसिटी वेक्टर v से, और v क्या है आपके पास, कांस्टेंट है, और इस मैग्नीट्यूड से मैं हमेशा मूव कर रहा हूं। ये तभी पॉसिबल है, आइदर कब पॉसिबल है, देयर आर नो फोर्स, यानी कि या तो उस बॉडी पे कोई भी फोर्स प्रेजेंट ना हो, या उस बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी क्या बन जाए, जीरो बन जाए। यानी कि या तो उस बॉडी पे आप कोई भी फोर्स अप्लाई मत करो, या उस बॉडी पे नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्यों, ऐसा क्यों कहा मैंने, अगर मैं आपसे कह देता इफ द बॉडी चेंजेस, बॉडी आपकी क्या चेंज करके चली जाए, इट्स वेलोसिटी। अगर कोई भी बॉडी अगर अपनी वेलोसिटी को चेंज कर दे, चेंज अगर करेगी तो 100% श्योर है अगर वेलोसिटी चेंज हो गई तो एक्सेलरेशन जरूर आएगा। अगर एक्सेलरेशन आ गया
तो वहां पे नॉन जीरो फोर्स 100% लगेगा, क्योंकि एक्सीलरेशन पिक्चर में तभी आता है जब आप कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दें। वेलोसिटी कैन बी चेंज, वेलोसिटी चेंज होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ड्यू टू चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड, या तो मैग्नीट्यूड में चेंज हो, ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड, या ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, या तो ओनली डायरेक्शन हो, या द चेंज इन बोथ, या तो दोनों हो, या दोनों हो जाएं। ये बात बिल्कुल आपको क्लियर है, यानी कि जीरो फोर्स के बारे में आपको पता चल चुका है। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि व्हाट इज द इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम किसको कहते हैं, तो इनर्शियल फ्रेम के बारे में भी सीख लें। इफ द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू रेफरेंस प्लेन, रेफरेंस फ्रेम इज कांस्टेंट, यानी कि वो कहता है कि अगर आपके पास दो रेफरेंस फ्रेम हैं, इफ द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू रेफरेंस फ्रेम इज कांस्टेंट, देन द रिलेटिव एक्सीलरेशन बिटवीन टू रेफरेंस फ्रेम इज जीरो, यानी कि रिलेटिव एक्सीलरेशन भी उन दोनों का क्या होगा, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जीरो होगा। क्यों, क्योंकि उन दोनों रेफरेंस प्लेन की वेलोसिटी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसी थी, कांस्टेंट थी। नाउ प्लीज, अब आपको पता चल गया, द इनर्शियल फ्रेम इज देन सिंपली ए फ्रेम रेफरेंस इन विच द फर्स्ट लॉ इज होल्ड, यानी कि इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होता है जहां पे पहला लॉ, यानी कि न्यूटन्स का पहला लॉ एप्लीकेबल होता है, यानी कि जिस फ्रेम में न्यूटन का फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल हो जाए, एप्लीकेबल हो जाए, तो याद रखना वही आपका क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इसी को आप क्या कहते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ। यानी कि मैं न्यूटन फर्स्ट लॉ का एक कंक्लूजन लिखता हूं। कंक्लूजन मेरे पास ये है, जो जैसा है वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। ओके गाइस, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, जो जैसा है वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। ओके गाइस, तो थैंक यू एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग द वन न्यूटन फर्स्ट लॉ। क्या गाइस आपको न्यूटन का पहला लॉ समझ में आ चुका है? जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग यहां बैठे हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बता दें, क्या आपको पहला लॉ समझ में आ चुका है? और जिस फ्रेम में न्यूटन का पहला लॉ होल्ड अप होता है, यानी कि वो फ्रेम जिसके अंदर आप न्यूटन का पहला लॉ अप्लाई कर सकते हैं, उसको तुम इनर्शियल फ्रेम कहते हैं, उसको तुम इनर्शियल फ्रेम कहते हैं, इनर्शियल फ्रेम। ओके गाइस, तो पहला लॉ आपको समझ में आ गया। थैंक यू। अब मैं आपको एक सेकंड पॉइंट और बता रहा हूं, यह भी बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर किसी स्टूडेंट्स को होती है तो वो न्यूटन के सेकंड लॉ को समझने में होती है। देखो जी, अब आप मुझे कम से कम 15 मिनट का टाइम दे दें इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, तो बिल्कुल आप 15 मिनट के लिए थोड़ा सा बस सुनते चलेंगे। 15 मिनट जब मेरी कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं आपको बता दूंगा। अब आपको अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पता कर लें। 15 मिनट के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आफ्टर 15 मिनट आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बस 15 मिनट के लिए आप थोड़ा सा शांति बनाए रखें। तो प्लीज चला सुनिएगा, न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या है। तो पहले तो इसको मैं थ्योरी पढ़ने से पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूं, व्हाट इज द न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स ये कहता है इन सेकंड लॉ कि सपोज करो ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, सुनते चलिएगा, ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे मैंने कोई भी एक फोर्स अप्लाई किया। प्लीज जरा सुनते चलना, इस ऑब्जेक्ट पे मैंने कोई भी एक फोर्स अप्लाई किया। सपोज करो ये फोर्स आपके पास क्या है, दिस फोर्स बिकम इज इक्वल टू एफ। यानी कि न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है अगर मैं इस बॉडी पे कोई भी एक फोर्स अप्लाई कर दूं और वो फोर्स आपके पास क्या बन जाए, एफ बन जाए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, इफ यू हैव अप्लाइड ए वन फोर्स एंड दिस फोर्स मैग्नीट्यूड बिकम इज इक्वल टू एफ, अगर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर आपके पास एफ हो गया, तो न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि जिसके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि मैंने अब यहां फोर्स अप्लाई कर दिया, तो फोर्स अप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि सपोज करो ये पहले ये बॉडी, मैं ऐसा बोल दूं कि पहले ये बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी, बट अगर मैंने यहां एक फोर्स अप्लाई कर दिया तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब 100% श्योर है यहां पे एक एक्सीलरेशन जनरेट हो जाएगा। अगर मैं इस बॉडी पे कोई एक्सपेरिमेंट करता हूं और एक्सपेरिमेंट करने के बाद यहां पे एक फोर्स F1 आया, तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का सेकंड लॉ टोटल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। उसने न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा, उसने कहा कि जिस रेट में मैं बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई करता हूं उसी के करस्पॉन्डिंग उस बॉडी के अंदर एक एक्सीलरेशन इंड्यूसेस हो जाता है।
यानी कि अप्लाइड फोर्स एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल होता है। एंड फॉर रिमूविंग दैट प्रोपोर्शनलिटी साइन, उसने यहां पे कॉन्स्टेंट कंसीडर किया, और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए, सपोज करो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन आपका C1 है और C1 इंटू A1, यानी कि उसने क्या किया, C1 का यहां से वैल्यू कैलकुलेट करी, और सपोज करो C1 की जो वैल्यू बनी वो F1 अपॉन में A1 का रेशियो बन के आ गया। अगेन न्यूटन ने इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट किया, और दोबारा रिपीट करने के बाद उसने देखा कि भाई सपोज करो यहां पे बॉडी का जो फोर्स था, मैं ऐसा बोल दूं कि सपोज करो ये फोर्स अभी 10 न्यूटन है। रफली वन आइडिया ऐसा सोच लो कि बॉडी पे अगर आपने अभी कोई फोर्स अप्लाई किया है, एंड सपोज करो ये फोर्स अभी आपके पास 10 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन के करस्पॉन्डिंग अगर सपोज करो इस बॉडी का एक्सेलरेशन आपके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, अगर मैं इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को डबल कर दूं, तो न्यूटन क्या कहता है कि जब उसने दोबारा उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया तो F2 प्रोपोर्शनल टू द A2 आ गया। अगर उसने फोर्स के मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया तो एक्सेलरेशन भी डबल हो गया, एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, डबल हो गया, एक्सेलरेशन भी डबल हो गया। यानी कि इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए फिर मैंने कांस्टेंट कंसीडर करा, और सपोज करो दिस कांस्टेंट बिकम इज इक्वल टू C2 एंड A2। नाउ हियर द C2 बिकम इज इक्वल टू एंड F2 अपॉन में A2। सिमिलरली न्यूटन ने इस एक्सपेरिमेंट को मैनी टाइम्स रिपीट किया, और हर बार रिपीट करके जब उसने C1 अपॉन में C2 का यहां से C1 की वैल्यू कैलकुलेट करी और यहां से भी C2 की वैल्यू कैलकुलेट करी, जितनी बार उसने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, हर बार एक्सपेरिमेंट रिपीट करने के बाद उसने ये पाया कि C1 बिकम इक्वल टू C2 और बिकम इज इक्वल टू डॉट 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 और बिकम इक्वल टू C। यानी कि जितनी बार भी न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट करा, और न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट रिपीट करके हमेशा कांस्टेंट की वैल्यू को सेम पाया। यानी कि न्यूटन ने बाद में एक फॉर्मूला ये प्रूफ करके दिखाया कि जिस रेट में आप बॉडी का फोर्स चेंज करेंगे तो उसी रेट में आपका एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, उस रेट में आपका एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। यानी कि फाइनली उसने एक फॉर्मूला बोल दिया कि F प्रोपोर्शनल टू द A है, और इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए मैंने यहां पे कांस्टेंट को कंसीडर करा, और सपोज करो दिस वन इज बिकम इज इक्वल टू C एंड C इनटू A। अब न्यूटन क्या करता है, एक आपने एक थ्योरम का नाम और सुना होगा, पाई बकिंगम थ्योरम। एक आपने एक चीज और सुनी होगी, पाई बकिंगम थ्योरम। पाई बकिंगम थ्योरम का आपने नाम भी सुना होगा। जब आपने पाई बकिंगम थ्योरम का नाम भी सुना होगा तो प्लीज अकॉर्डिंग टू सॉल्विंग दैट वन फॉर्मूला, नाउ हियर वी कैन से द C बिकम इज इक्वल टू F अपॉन में A। तो डायमेंशनली जब आपने इसको बैलेंस किया और डायमेंशन जब आपने C की कैलकुलेट करके देखी तो C की जो यूनिट बन के आई वो kg में बन के आई। इसका मतलब C क्या है, C एक इनर्शिया प्रॉपर्टी है। C एक आपके पास क्या है, इनर्शिया प्रॉपर्टी है, और इनर्शिया प्रॉपर्टी को आप मास कहते हैं। इनर्शिया प्रॉपर्टी को आप मास कहते हैं। आप F की यूनिट पुट कर लो यहां और A की यूनिट पुट कर लो, दोनों को सोल्व करो, सोल्व करने के बाद न्यूटन यानी कि kg बन के, क्योंकि फोर्स तो न्यूटन है और एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। देन आफ्टर सोल्विंग दी दैट वन, आपने यहां से C की वैल्यू को फाइंड आउट किया, जो C की यूनिट बन के आई वो kg बन के आई। अगर C की यूनिट kg बन के आई तो kg तो मास होता है और मास इनर्शिया प्रॉपर्टी होती है। यानी कि फाइनली उसने एक फॉर्मूला आपको लिख के दिखा दिया कि F बिकम इज इक्वल टू ma होता है। F बिकम इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। जहां ma क्या होता है, इनर्शिया फोर्स। जहां ma क्या होता है, इनर्शिया फोर्स। F बिकम इज इक्वल टू ma होता है। यह बात आपको बिल्कुल हमेशा याद रखनी है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब यहां पे ये आ गई कि अब सबसे बड़े डाटा अब आपको ये देखना है कि यार जो मैं फोर्स F और मास और एक्सीलरेशन की बात करता हूं, यानी कि न्यूटन्स के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग आपने एक रिलेशनशिप प्रूफ करके दिखाई, यानी कि फोर्स मास और एक्सीलरेशन में जो रिलेशनशिप आई, दिस वन इज बिकम इज इक्वल टू F बिकम इज इक्वल टू ma। लेकिन फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होता है और एक्सीलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। लेकिन अगर मैं इस बॉडी का, अब मुझे सबसे पहले आपको यहां एक कॉन्सेप्ट सिखाना है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है पहले यहां देख लीजिएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि ये कोई एक बॉडी है, सुनते चलना प्लीज, ये कोई एक बॉडी है, इस बॉडी पे आपने कोई भी एक फोर्स अप्लाई किया, प्लीज प्लीज फोर्स के बारे में ज्यादा बिल्कुल भी नहीं सोचना, फोर्स आपने ये अप्लाई किया। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने बॉडी पे ये फोर्स अप्लाई किया है तो प्लीज गाइज आपको एक बात बिल्कुल क्लियर रखनी है, इसी डायरेक्शन में इस बॉडी का अपना एक एक्सीलरेशन भी होने वाला है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी उसी डायरेक्शन में चेंज होगा। लेकिन यहां पे ये जो एक्सीलरेशन होता है, ये एक ऐसे पॉइंट का एक्सीलरेशन होता है जहां पे बॉडी का टोटल फोर्स, टोटल मास एक्टिंग करता है,
और जिस पॉइंट पे टोटल मास एक्टिंग करता है उस पॉइंट को आप सेंटर ऑफ मास कहते हैं, और सेंटर ऑफ मास पे लगने वाले मास को आप कैपिटल ऑफ एम कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल ऑफ एम कहते हैं। अगर आपने इस बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करने के बाद इस बॉडी के अंदर एक एक्सेलरेशन इंड्यूसेस हो गया, और वो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अगर आपके पास स्मॉल ऑफ ए है, लेकिन ये एक्सेलरेशन भी सेंटर ऑफ मास का है, याद रखना आपको। तो मैं एक्सेलरेशन भी सेंटर ऑफ मास का इसी डायरेक्शन में आपको बना के दिखा दूंगा। दिस वन इज बिकम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। लेकिन अब बात करते हैं इनर्शिया फोर्स की। ये बात आपको हमेशा अपने पल्ले से बिल्कुल बांध लो। इनर्शिया फोर्स ऑलवेज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एम में। ये एम में था, इस डायरेक्शन में आपकी क्या हो रही थी? जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया तो इसी डायरेक्शन में आपके पास मोशन भी हो रही थी। इसको कहते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स जो है ना, पता क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जिस डायरेक्शन में तुमने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ मोशन भी हो गई। तो उनको ऐसा याद हो जाता है कि भाई जो आपके पास इनर्शिया फोर्स एम में होता है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लगता है। लेकिन यह बात 100% रॉन्ग है। आपको यहां पे नोट में लिखना पड़ेगा, जो इनर्शिया फोर्स एम में होता है, यह बात आपको बिल्कुल हमेशा याद रखनी है। दिस इनर्शिया फोर्स एम में ऑलवेज, ये बहुत बड़ा पॉइंट मैं आपको यहां बोलने वाला हूं, ऑलवेज एक्ट से इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। यह बात आपको बिल्कुल हमेशा याद रखनी है। यह बात बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। सो डेट यानी कि आप यह कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन और एमए के मिड का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। और यह क्वेश्चन ईएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन ऑलरेडी आईईएस के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि क्वेश्चन में यह पूछा गया था कि अगर किसी बॉडी का आपके पास कोई एक्सेलरेशन वेक्टर अगर आपके पास ए है और इनर्शिया फोर्स एम में है, देन प्लीज टेल मी व्हाट इज दिस, क्या होने वाला? देन एम ए और ए बोथ वन विल बी पैरेलल टू ईच अदर एंड इन अ सेम डायरेक्शन, या बोथ वन विल बी पैरेलल एंड अपोजिट टू ईच अदर। दैट मींस आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों वेक्टर्स के मिड का जो एंगल आपके पास होने वाला है, दिस एंगल बिकम इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। जब भी आपको इनर्शिया फोर्स लगाना है तो इनर्शिया फोर्स हमेशा आपको एक्सेलरेशन को देख के लगाना है, नॉट अ डायरेक्शन ऑफ मोशन, नॉट ए डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन की डायरेक्शन को देख के नहीं लगाना है, नॉट ए डायरेक्शन ऑफ मोशन। लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक और समझा देता हूं। यह बात मैंने आपको अभी पढ़ाई नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने सारी की सारी अभी आपको लीनियर मोशन पढ़ाई है। जब आप कभी एंगुलर मोशन पढ़ेंगे तो आप बहुत सारे फॉर्मूले के कन्वर्जन सीखेंगे। तो वो सारे के सारे कन्वर्जन मैं आपको यहां लिख के दिखा देता हूं। एक फॉर्मूला चार्ट टेबल सी में आपको बना के दिखा देता हूं। यह बात बिल्कुल आपको याद रखनी है। मैं सम फॉर्मूले आपको बना के दिखा देता हूं। देखो भाई, जब कोई बॉडी लीनियर मोशन करा करेगी तो लीनियर मोशन के अंदर आप डिस्प्लेसमेंट को एस से लिखा करेंगे। लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट को एस से लिखा करेंगे, और लीनियर मोशन में वेलोसिटी को वी से लिखा करेंगे, और एक्सीलरेशन को ए से लिखा करेंगे, और इनर्शिया प्रॉपर्टी को एम से लिखा करेंगे। लीनियर मोशन होने का जो मेन कॉजेज होता है वो फोर्स होता है, और फोर्स की वैल्यू को आप एम में कहते हैं। लेकिन अगर कोई बॉडी रोटेशन करती है तो रोटेशन में डिस्प्लेसमेंट को आप थीटा से लिखते हैं, और वेलोसिटी को ओमेगा से लिखते हैं, और एक्सीलरेशन को अल्फा से लिखते हैं, और मास को आई से लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से लिखते हैं। लेकिन यहां मोशन होने का जो मेन कॉजेज है वो टॉर्क है, और टॉर्क होता है टॉर्क। प्लीज, तुमने मास की जगह क्या लिखा? आई, और ए के प्लेसेस पे क्या लिखा? अल्फा। जैसे तुमने यहां लिखा एफ इक्वल टू एम में होता है, सिमिलरली मैंने टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा कह दिया। बस एम की जगह तुम्हें क्या लिखना है? ये चार फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद रखने हैं। ये कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन है। आपको पता है ना वेलोसिटी क्या होता है? बिल्कुल वी नो द वन वेलोसिटी बिकम इज इक्वल टू रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो वेलोसिटी आपके पास होती है, लेकिन वेलोसिटी लीनियर है तो डिस्प्लेसमेंट भी लीनियर लूंगा, ds अपॉन में dt लूंगा। अगर एक्सेलरेशन की बात करता हूं तो एक्सेलरेशन आपका होता है dv अपॉन में dt। सिमिलरली फंडा, अगर मैं ओमेगा की बात करता हूं, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमेशा डिस्प्लेसमेंट का रेट चेंज होता है। अगर वेलोसिटी एंगुलर है तो प्लीज थीटा भी, डिस्प्लेसमेंट भी आपको थीटा वाला लेने वाला हूं, और दिस वन इज बिकम इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय dt। प्लीज 1 मिनट, यहां s की यूनिट मीटर होती है, यहां वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, यहां एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, यहां मास की यूनिट यानी कि इनर्शिया प्रॉपर्टी की यूनिट केजी होती है,
यहां डिस्प्लेसमेंट की यूनिट रेडियन होती है और वेलोसिटी की यूनिट रेडियन पर सेकंड होती है, और प्लीज एक्सेलरेशन की यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होती है, और इनर्शिया की यूनिट केजी मीटर स्क्वायर होती है। प्लीज गाइस, अब मैं आपसे बोलूं, अगर कोई बॉडी लीनियर मोशन करती है तो लीनियर मोशन में उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? तो लीनियर मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी आपके पास होती है वो होती है हाफ एम बी स्क्वायर। यानी कि मैं यहां कह सकता हूं रोटेशन की फॉर्म में जो एनर्जी होती है, एम की जगह तुम्हें आई लिखना है और वी की जगह तुम्हें ओमेगा लिखना है, देन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या बोला आपने? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, कन्वर्जन समझ में नहीं आया? प्लीज कन्वर्जन आपको इसलिए समझ में नहीं आया बेटा, ये एक्चुअल में क्या है ना, एक कन्वर्जन आपको इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मैं इसको अभी रोटेशनल वाली मैकेनिक्स नहीं पढ़ाया मैंने, क्योंकि ये मैंने रोटेशनल वाली मैकेनिक्स नहीं पढ़ाया। जब मैं आपको कभी रोटेशनल वाली मैकेनिक्स भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी तक मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरी बात सुनो, मैं अगले पेज पे समझा देता हूं। मैं ये कह रहा हूं जैसे यहां पे आपके पास ये कोई कार है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं जैसे ये आपके पास कोई कार है, ठीक है ना गाइस, 1 मिनट सुनो, और ये कार किसी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी गई है, ये कार किसी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी गई है, ओके, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, और ये कार इस लाइन के अलोन मोशन कर रही है। अगर ये कार इस लाइन के अलोन मोशन कर रही है तो ये लीनियर मोशन कर रही है। तो लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट को एस से लिखते हैं, वेलोसिटी को वी से लिखते हैं, और इसके एक्सेलरेशन को ए से कहते हैं, और इनर्शिया को एम से कहते हैं। अगर ये बॉडी लीनियर मोशन करती है तो लीनियर मोशन आपकी ये तभी कर रही है, सपोज करो आपने इस पर कोई फोर्स अप्लाई किया है और यहां पे ये फोर्स की वैल्यू एफ है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अगर कोई बॉडी आपकी प्योर रोटेशन करती है, मैं ये बोल रहा हूं अगर कोई बॉडी आपके पास प्योर रोटेशन करती है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह दूं कि कोई भी एक आपके पास बॉडी थी और कोई भी एक बॉडी आपके पास अगर प्योर रोटेशन करती है, तो प्लीज गाइज अगर कोई भी बॉडी यहां पे जैसे ये ले लें, अब आपसे बोल दिया जाए कि ये कोई एक बॉडी है और ये अपने सेंटर पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन कर रही है। अगर ये प्योर रोटेशन करेगी तो प्लीज गाइज आपको बिल्कुल क्लियर है, सपोज करो आपने यहां पे एक लाइन ये बनाई, एक लाइन आपने ये बनाई, प्योर रोटेशन के केस में, प्योर रोटेशन के केस में आपने ये बनाया, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपने यहां पे एक पॉइंट ये कंसीडर कर लिया, सपोज करो ये पॉइंट आपके पास ए है, तो आफ्टर सम टाइम पॉइंट घूमेगा, तो घूमने के बाद यहां आएगा, तो प्लीज ये बॉडी आपका क्या कर रही है, ये पॉइंट लीनियरली मूव ना करके कोई एंगल घूम रहा है, तो यहां डिस्प्लेसमेंट को थीटा से लिखते हैं, और वेलोसिटी को ओमेगा से लिखते हैं, और एक्सेलरेशन को अल्फा से लिखते हैं, और रोटेशन के केस में इनर्शिया की प्रॉपर्टी को आई कहते हैं। लेकिन ये बॉडी रोटेट क्यों कर रही है? ड्यू टू टॉर्क। लेकिन ये बॉडी लीनियर मोशन क्यों कर रही थी? फोर्स। लेकिन वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का रेट चेंज, यानी कि ds अपॉन में dt। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि dv अपॉन में dt। जैसे आपने यहां फॉर्मूले लिखे, सिमिलरली आप यहां पे भी वो फॉर्मूले लिख देंगे, d थीटा बाई dt। जब आप कभी रोटेशनल डायनेमिक्स वाली बात पढ़ेंगे मैकेनिक्स के अंदर, तो आपको ये बातें समझाई जाएंगी, ये बातें आपको वहां पे पढ़ाई जाएंगी। ओके गाइस, तो चलें प्लीज, तो आपको अब थिंक थोड़ा सा कुछ क्लियर हो गया होगा। तो दिस वन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, इसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मैं आपको बहुत सारे फॉर्मूले और भी पढ़ाऊंगा, मैं बहुत सारे फॉर्मूले आपको और भी पढ़ाऊंगा, बस अभी आप एक फॉर्मूला चार्ट बना ले। ये पूरा का पूरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक फॉर्मूला चार्ट है, जो मैं आपको एक ही पेज पर बना के दिखा देता हूं, ताकि आपको फाइनल ये सारी चीजें मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। मैंने आपको लीनियर मोमेंटम भी नहीं पढ़ाया है, मैंने आपको लीनियर मोमेंटम नहीं पढ़ाया, बट फिर भी जब मैंने ये चार्ट आपको बना के दिखाया है, मैं चाहता हूं मैं सारे के सारे फॉर्मूले यहीं प्रूफ करके दिखा दूं, मैं सारे के सारे फॉर्मूले आपको यहीं प्रूफ करके दिखा दूं। जैसा आप लोग गाइस जानते हैं, अगर कोई बॉडी लीनियर मोशन करती है तो लीनियर मोशन में जो मोमेंटम होता है उसको भी आप लीनियर मोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर मोमेंटम। क्या कहते हैं? लीनियर मोमेंटम। लेकिन अगर कोई बॉडी रोटेशन करती है तो उसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। प्लीज गाइस 1 मिनट मेरी बात सुनेंगे। लीनियर मोमेंटम को आप मास इनटू वेलोसिटी कहते हैं, एमवी, एमवी लीनियर मोमेंटम। तुम यहां पे m की जगह i लिख दो और v की जगह ओमेगा लिख दो, i ओमेगा। लेकिन लीनियर मोमेंटम क्यों आता है? रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को आप mv कह दो, रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम बिकम इज इक्वल टू फोर्स, यानी कि लीनियर मोमेंटम चेंज होने के रेट को आप फोर्स कहते हैं। लेकिन रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी कि आई ओमेगा अपॉन में dt को आप टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं, टॉर्क। यह बात आपको याद रखनी है। अगर लीनियर मोमेंटम अगर आपके पास कांस्टेंट है, ऐसा भी हो सकता है, या एंगुलर मोमेंटम अगर आपके पास कांस्टेंट है, तो यहां पे कुछ कंडीशंस हैं।
लीनियर मोमेंटम तभी कांस्टेंट हो सकता है जब फोर्स की मैग्नीट्यूड आपके पास जीरो होती है। एंगुलर मोमेंटम तभी कांस्टेंट हो सकता है जब टॉर्क की वैल्यू जीरो होती है। तो ये कोई फॉर्मूले हैं, ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है। जैसे एक बच्चे ने पावर का फॉर्मूला भी बताया, लीनियर मोमेंटम का पावर का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। पावर बिकम इज इक्वल टू क्या होता है, जैसे रोटेशन के केस में पावर की वैल्यू ओमेगा टी होती है, ओके ना, लेकिन लीनियर के केस में ओमेगा की जगह वी लिखना है, टॉर्क की जगह फोर्स लिखना है, यानी कि एफ इंटू वेलोसिटी। ये पावर का फॉर्मूला है, इसको पावर भी कहते हैं। तो प्लीज ये कन्वर्जन है एक लीनियर मोशन का रोटेशन के अंदर। तो आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले चार्ट याद रखने हैं। और ये हाँ, मैं काइनेमेटिक्स का एक छोटे छोटे पार्ट्स पढ़ा रहा हूं अभी। तो मैं अभी आपको जैसे ये पढ़ाया तो मैंने आपको बेसिक्स आइडिया यहां दे दिए हैं। बेसिक्स आइडिया ये फॉर्मूला चार्ट है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। ओके गाइस, ये मैंने आपको यहां पे पूरा का पूरा एक फॉर्मूला चार्ट बना के दिखा दिया। जितना भी आप मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, सलोनी श्रीवास्तव बेटा, अभी मैंने लीनियर मोमेंटम नहीं पढ़ाया, अभी मैंने एंगुलर मोमेंटम नहीं पढ़ाया, अभी मैंने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं पढ़ाया, अभी मैंने इनमें से कुछ भी चीज नहीं पढ़ाई है अभी, और ना ही मैंने रोटेशन की चीज पढ़ाई है अभी। केवल और केवल मैंने आपको सम बेसिक आइडिया दिया कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है। ये सारी चीजें मैं आपको कभी अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई विल एक्सप्लेन द ईच वन टर्म्स। प्लीज गाइज, बिल्कुल सही बोला आपने। तो गाइज आपको ये वाली बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी, ये बात मैंने नोट में लिखाई। एम में जो है, एम में इनर्शिया फोर्स ऑलवेज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। बिल्कुल, जैसे गाइज मैं आपको एक चीज और बोल देता हूं, जैसे कोई भी एक पर्सन है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यहां पे स्टूडेंट बहुत बड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं। जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि कोई भी एक बॉडी है और इनर्शिया, आप एक्सेलरेशन देखने के बाद ही किसी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ओके ओके ओके, बिल्कुल, थैंक यू जी सलोनी श्रीवास्तव बेटा, थैंक यू सो मच। एंड आनंद कुमार, थैंक यू जी। एसएल साहब जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि प्लीज मैं क्या पढ़ा रहा हूं, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। जैसे कि मैं एक फंडा और आपसे बोल देता हूं, एक बहुत बेसिक आइडिया है। आपको यहां पे किसी भी एक फिगर को देख के ये बताना है कि फॉर वन एग्जांपल, जैसे मैं आपको एक बड़ा अच्छा से एक आइडिया देता हूं कि जैसे सपोज करो ये मेरे पास कोई एक बॉडी है, मैंने अभी तक आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़ाया, मैं आपको एक चीज, अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल समझाता हूं, मेरी बात सुनेंगे। अब इस एग्जांपल से कम से कम 6 से लेके 7 क्वेश्चन मैं आपको बना के दे सकता हूं। मैं यहां पे आपको 6 से 7 क्वेश्चन दे दूंगा और 6 से 7 क्वेश्चन आपको दे दूंगा। प्लीज प्लीज अब थोड़ा सा दिमाग का यूज करिएगा, थोड़ा सा दिमाग का यूज करिएगा और प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। अब वो आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं कम से कम 6 से लेके 7 क्वेश्चन यहां से बना के दिखाऊंगा और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। लेकिन आज आप देखना, आज आपको बड़ा डिफरेंट टाइप की फीलिंग आपको होने वाली है, बहुत अच्छा लगने वाला है। अच्छा एक बात बताओ, कभी आपने ऐसा फील किया है, जैसे कभी आपने एक चीज देखी होगी, जब कभी कभी क्या होता है ना, अब तो खैर कोविड-19 चल रहा है तो अब तो मेला लगना भी बड़ा इंपॉसिबल टास्क है। जो गर्ल्स होती है ना, उनको ना झूले में झूलने का बड़ा शौक होता ना, जब कोई मेला वोला कहीं पे गांव में या किसी प्लेसेस पे मेला लगता है तो जो बच्चे होते हैं वो अपने मम्मी पापा से घूमने जाते हैं और मम्मी पापा से जिद करते हैं, पापा हम तो झूले में बैठेंगे। वो कहते हैं ना झूले में बैठेंगे, तो वो जो बड़े बड़े से देखा होगा आपने, जैसे हमारे यहाँ मेरठ में नौचंदी का बड़ा अच्छा सा मेला लगता है, तो आई थिंक वो हमारे एरिया में बहुत बड़ा मेला है। तो लोग क्या करते हैं, जब उस मेले को देखने के लिए आते हैं तो उसमें बहुत बड़े बड़े झूले लगे होते हैं। तो जब लोग उसमें बैठते हैं, तो जब बैठते हैं तब तो बड़ी खुशी फील होती है, बड़े खुश होते हैं। और जब खुश होते हैं, लेकिन जब वो बैठ जाते हैं और जब वो रोटेशन स्टार्ट करता है तो कुछ लोगों की ना चीख निकलती है, आवाज निकलती है, अरे बचाओ बचाओ, इस तरीके से। और कभी कभी आपने एक चीज देखी होगी, उनको जो है ना, उनकी टमी में, पेट के अंदर आपको एक डिफरेंट टाइप की फीलिंग होती है, जैसे पेट के अंदर आपके किसी ने कुछ कर दिया हो, आपको एक अजीब टाइप का फीलिंग होता है। कभी कभी हंसी भी आने लगती है और कभी कभी ऐसा भी होता है जो आपने खाना खाया वो पूरा बाहर निकल जाता है, ऐसा भी होता है। कभी आपने देखा होगा ना, एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, लिफ्ट में बैठ जाना। आप जब आप लिफ्ट में बैठोगे तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है ना तो बड़ा अजीब सा फील होता है ना, अजीब सा होता है ना, ऐसा लगता है यार ये क्या हो गया। तो स्टूडेंट्स मजे लेते हैं, कभी कभी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर लिफ्ट में बैठ जाते हैं और झूले में भी बैठ जाते हैं, तो वो देखते हैं, उनको लगता है, मतलब परेशान वो भी होते हैं बट वो बोलते नहीं है, क्योंकि गर्ल्स के अंदर आदत होती है, वो बोल जाती है, चिल्ला जाती हैं, तो लड़के उनको, मतलब समझ रहे हो आप, बाकी आप लोग समझदार हैं। तो लेकिन एक बात आपको बिल्कुल क्लियर है, ये सारी चीजें होती क्यों हैं, इसका मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। वो सब के सब
एंड ये ऑल वन दिस वन इज वैलिड एंड फॉर द न्यूटन्स लॉ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। ये सारी की सारी बातें न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग वैलिड होती हैं। तो मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं एंड किस तरीके से, जैसे कि एंड सपोज करिएगा एंड पहला एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, फर्स्ट वन एग्जांपल। जैसे कि सपोज करो कोई भी आपके पास एक पर्सन है, ओके गाइस, जैसे कोई भी एक पर्सन है एंड जैसे कोई पर्सन है और ये मेरे पास कोई मशीन है, मतलब कोई भी पर्सन यहां पे खड़ा हुआ है, ये मेरे पास ग्राउंड फ्लोर है, कोई फ्लोर, जैसे आप इस फ्लोर पे खड़े हुए थे, ओके गाइस, ये कोई फ्लोर है, फ्लोर, ये कोई मेरे पास एक फ्लोर है, ये कोई मेरे पास एक फ्लोर है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे आप लोगों के लिए कोई भी एक पर्सन बना लिया। जैसे सपोज करो ये कोई शाहरुख खान है, कोई शाहरुख खान है और ये शाहरुख खान जो है ना यहां पे खड़ा हुआ है, ये शाहरुख खान यहां पे खड़ा हुआ है, ये शाहरुख खान इस फ्लोर पे क्या है, खड़ा हुआ है। ओके गाइस, देखते चले जाएं, ये शाहरुख खान इस वाले फ्लोर पे क्या खड़ा हुआ है, यहां पे ये शाहरुख खान इस फ्लोर पे खड़ा हुआ है। ओके गाइस, ये शाहरुख खान यहां पे इस फ्लोर पे खड़ा हुआ है। ओके गाइस, अब होता क्या है कि ये जो पर्सन यहां पे खड़ा है, इसका जो मास है वो m है, इसका जो मास है, मतलब इस शाहरुख खान का जो मास है वो m है। मास अभी इसका कितना है, m है। तुमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया, ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे कितना फोर्स लगने वाला है, इस सरफेस पे कितना फोर्स मैं रीड करने वाला हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इस पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। तो मैं इस शाहरुख खान का यहां पे आपको फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाऊंगा। जब मैं इस शाहरुख खान का यहां पे आपको फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, तो प्लीज जरा देखते चले जाएं। नाउ वी विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दैट वन पर्सन। मैं इस पर्सन का यहां पे फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाने वाला हूं, आप देखते चले जाएं। प्लीज प्लीज 1 मिनट, मैं इस पर्सन का आपको एक फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाने वाला हूं। तो होगा क्या, इस पर्सन का जो मास है mg वो नीचे की ओर लगने वाला है, mg विल एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड। और इस फ्लोर से, ये जो फ्लोर है, फ्लोर जिस फ्लोर पे तुम खड़े थे, ये कोई आपके पास फ्लोर है, जिस फ्लोर पे आप खड़े थे, इस फ्लोर से ऊपर की ओर एक नॉर्मल रिएक्शन लगने वाली है और इस रिएक्शन को मैं कैपिटल R कह दूंगा। अगर मैं अभी आपको पहली कंडीशन ये कह दूं कि अभी जिस फ्लोर पे मैं खड़ा था उस फ्लोर के साथ अभी कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि वो फ्लोर अभी रेस्ट की कंडीशन में है, तो प्लीज अगर ये रेस्ट की कंडीशन में है तो इस मास का जो एक्सीलरेशन है, यानी कि इस पर्सन का एक्सीलरेशन अभी आपका 0 है, क्योंकि ये मोशन में नहीं है। यानी कि अगर मैं यहां से इस सिस्टम को फोर्स बैलेंस करने के लिए आपसे कह दूं तो आप मुझे R की वैल्यू mg कहने वाले हैं। यानी कि इस फ्लोर पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो R इज इक्वल टू mg होगा। यानी कि फ्लोर पे लगने वाला फोर्स आपका mg होगा और mg खुद इस पर्सन का वेट था। यानी कि अगर मैं किसी फ्लोर पे खड़ा हो जाऊं और खड़ा होने के बाद अगर मैं रेस्ट की पोजीशन पे अगर कहीं खड़ा हूं तो वो फ्लोर कितना रीड करने वाला है, वो फ्लोर जो मेरी बॉडी का वेट है उसी को रीड करेगा, क्योंकि मेरा बॉडी का वेट mg है और R की वैल्यू खुद mg के बराबर है। R की वैल्यू खुद mg के बराबर है। यानी कि स्टार्टिंग की कंडीशन में अगर आप रेस्ट की पोजीशन पे खड़े हो तो आप फ्लोर पे उतना ही फोर्स लगाओगे जितना आपका बॉडी का वेट है। mg क्या है, mg आपका बॉडी का वेट है, क्योंकि रियल में मेरा बॉडी का मास m है और g आपका ग्रेविटी एक्सेलरेशन है। देन mg बिकम इक्वल टू योर एक्चुअल बॉडी वेट। एक्चुअल आपका बॉडी वेट mg है और अपने पैरों से जो आप उस फ्लोर को नीचे की ओर दबा रहे हो वो आप भी R फोर्स से दबा रहे हो। दैट मींस आप ये कह सकते हो कि R की वैल्यू mg के बराबर है। ये आपका केस नंबर 1 है। यानी कि आप ये कहने वाले हैं अगर आप रेस्ट की पोजीशन पे अगर आप कहीं खड़े हो जाओ तो याद रखना आपका फ्लोर उतना ही रीड करेगा जितना तुम्हारा एक्चुअल बॉडी वेट है। केस नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। नाउ वी विल टॉक अबाउट दी केस नंबर 2। अब मैं केस नंबर 2 की बात करने वाला हूं। प्लीज 1 मिनट, अब मैं केस नंबर 2 की बात करता हूं। तो मेरी गाइस प्लीज जरा 1 मिनट सुने। अभी भी वही सेम फंडा है, अभी भी तुम्हारे पास ये वही फ्लोर है, फ्लोर अभी भी तुम्हारे पास वही है और ये अभी भी शाहरुख खान यहीं खड़ा हुआ है, ये शाहरुख खान अभी भी यहीं खड़ा हुआ है, इसी फ्लोर पे खड़ा हुआ है, शाहरुख खान अभी भी यहीं खड़ा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये हो गई जिस फ्लोर पे आप खड़े थे इस फ्लोर को पकड़ के मैंने ऊपर की ओर किसी एक एक्सेलरेशन से लेके गया और सपोज करो ऊपर की ओर ले जाने वाला एक्सेलरेशन मेरे पास कितना है, ay है और इस पर्सन का मास अभी भी m है।
तो क्वेश्चन में यह पूछा गया कि बताओ यहां पे इस फ्लोर पे जो रीडिंग कैपिटल आर है, यानी कि ये पर्सन इस फ्लोर पे अब टोटल कितना फोर्स लगाने वाला है, आपको आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो जब भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देन फर्स्ट वन वी विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दैट वन सिस्टम। आपको हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, और फ्री बॉडी डायग्राम जब आपको ड्रॉ करना है तो प्लीज जरा सुनते चलें। तो देखो जी, चाहे कुछ भी हो, mg तो हमेशा नीचे की ओर लगने वाला है, लेकिन न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग अभी आपने मुझे एक बात बताई थी, जो इनर्शिया फोर्स m में होता है वो हमेशा एक्सीलरेशन के अपोजिट लगता है। अगर ay अगर ऊपर की ओर है तो प्लीज 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 1 मिनट, may भी नीचे की ओर लगेगा। may भी कहां लगेगा? नीचे की ओर लगेगा। बताओ जी, कोई बच्चा, मैं किसी बच्चे से एक चीज पूछ लूं, mg कहां लग रहा था? नीचे की ओर। और may भी कहां लग रहा? नीचे की ओर। क्या कोई फोर्स ऐसा है जो इसको ऊपर की ओर ले जाएगा? नो, कोई फोर्स ऐसा नहीं है। तो प्लीज उसको बैलेंस करने के लिए आपको नीचे से ग्राउंड सरफेस से एक रिएक्शन लगानी पड़ेगी, और उस रिएक्शन की वैल्यू आर है। यानी कि आर की वैल्यू आपके पास कितनी बनी? आर बिकम इज इक्वल टू आपके पास बन के आया mg प्लस ऑफ may, mg प्लस ऑफ may। आप फिगर में देख लो, आर की वैल्यू यहां mg से बड़ी हो गई। आर की वैल्यू क्या बन गई? mg से बड़ी हो गई। यानी कि जो आपका फ्लोर है वो अब जो रीड कर रहा है वो ज्यादा वेट रीड करेगा, किसकी कंपेयर में? एक्चुअल बॉडी वेट की। एक छोटा सा एग्जांपल देखो, अगर मैं आपके सर पे कोई वेट रख दूं, जैसे आप कभी हरिद्वार कभी घूमने जाना, तो हरिद्वार में एक मनसा देवी का एक मंदिर बना हर की पौड़ी पे। अगर आप अपने सर पे कोई वेट रखो, तो जब आप हिल स्टेशन पे ऊपर की ओर चलते हैं तो थोड़ा सा वेट रख के ऊपर चलने पे आपकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन जब आप पहाड़ी से नीचे उतरते हैं तो नीचे उतरना इजी टास्क होता है, लेकिन ऊपर चलना डिफिकल्ट टास्क होता है। ऊपर चलना डिफिकल्ट टास्क इसलिए होता है क्योंकि जब तुम ऊपर की ओर जा रहे थे तो अपने वेट को कैरी करने के लिए तुम्हें एक एनर्जी की नीड थी। तो वो एनर्जी किसको कैरी करना था? mg को। लेकिन जब आप ऊपर की ओर चले तो एक्सीलरेशन आपका ऊपर की ओर था, तो तुम्हारा इनर्शिया फोर्स may नीचे की ओर लग रहा था। यानी कि तुम्हें may को कैरी करने के लिए भी आपको ज्यादा फोर्स की नीड पड़ने वाली है, यानी कि तुमको ज्यादा एनर्जी की नीड होती है। इसलिए आप हमेशा समझ लो, हिल स्टेशन पे ऊपर चलना डिफिकल्ट टास्क होता है इन कंपेयर ऑफ नीचे आने के, क्योंकि ऊपर अगर आप चलते हैं तो इनर्शिया फोर्स may नीचे की ओर लगता है। अगर may नीचे की ओर लगता है तो याद रखना, नेट रिजल्टेंट जो आपके बॉटम पे फोर्स बनने वाला है उसकी वैल्यू mg प्लस ऑफ may से ज्यादा होती है, यानी कि r शुड बी ग्रेटर देन ऑफ mg होता है। यानी कि आप एक बात कहने वाले हैं, अगर आप कभी लिफ्ट में बैठ जाओ, अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट विल फील, यानी कि लिफ्ट में हमेशा आपको क्या कहा जाता है कि अब आप जो वेट फील करोगे वो ज्यादा वेट फील करने वाले हैं, क्योंकि mg लेकिन mg भी नीचे की ओर और may भी नीचे की ओर, लेकिन दोनों फोर्स नीचे की ओर लगे। जब दोनों फोर्स नीचे की ओर लगे तो कोई भी फोर्स ऐसा नहीं है जो इस बॉडी को, यानी कि इस पर्सन को उठा के हवा में ऊपर की ओर ले जाए। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि ये पर्सन कभी भी अपने फ्लोर को लीव नहीं कर सकता, यानी कि ये पर्सन हमेशा ऑलवेज स्टैंडिंग ऑन अ फ्लोर। ये पर्सन हमेशा कहां खड़ा रहेगा? ऑलवेज ऑलवेज स्टैंडिंग ऑन अ फ्लोर। ये पर्सन हमेशा फ्लोर पे ही खड़ा रहेगा, ये कभी ऊपर की ओर नहीं जा सकता है। ओके, बिल्कुल 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 mg। नाउ द केस नंबर 3, यह भी बहुत जबरदस्त केस है। और केस नंबर 3 अभी आप पढ़ लें, इसके बाद मैं आपको यहां पे क्वेश्चन पूछूंगा। केस नंबर 3, अब केस नंबर 3 क्या है? यहां बड़ा डिफरेंट टाइप की फीलिंग होती है। केस नंबर 3 ये है, अगर मैं आपसे कह दूं कि ये अभी भी शाहरुख खान अभी भी किसी फ्लोर पे खड़ा था, केस नंबर 3, लेकिन केस नंबर 3 के भी 3 पार्ट पढ़ने पड़ेंगे। केस नंबर 3 के भी 3 पार्ट पढ़ने पड़ेंगे। और क्या है 3 पार्ट? पहले मेरी बात सुनेंगे, पहले मेरी बात सुनेंगे, 3 पार्ट मुझे आपको बताना पड़ेंगे। तो प्लीज पहले 3 पार्ट पढ़ लेंगे, वो देख लेंगे पहले, लेकिन इसका फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ लेते हैं। मैंने क्या किया, मैंने ये कोई पर्सन यहां बनाया, इसका मास अभी भी m है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो फ्लोर है, ये फ्लोर अब ऊपर ना जाके ये फ्लोर अब नीचे की ओर जा रहा है, और विद ए एक्सेलरेशन ऑफ ay। अब मैं पहले फ्लोर को ऊपर की ओर लेके जा रहा था, अब मैं फ्लोर को नीचे की ओर लेके जा रहा हूं। नाउ वी विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दैट वन पर्सन। अब मुझे इस पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। एंड नाउ हाउ वी विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दैट वन पर्सन। अब मुझे इस पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो गाइस आपको 1 मिनट यहां सुनना पड़ेगा। नाउ वी विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। देखो, चाहे कुछ भी हो, mg तो हमेशा नीचे की ओर ही लगना है, क्योंकि ग्रेविटी पुल ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। लेकिन इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, तो इसका मतलब may ऊपर की ओर लगने वाला है।
MAY ऊपर की ओर लगने वाला है। लेकिन अब यहां प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये हो गई, अगर सपोज करो मैं आपसे ये कह दूं कि भाई सपोज करिएगा इफ mg इज ग्रेटर देन MAY, यानी कि सॉरी ऐसा नहीं, ऐसा लिखो, इफ MAY इज लेसर देन mg, यानी कि आपने m से m कैंसिल कर दिया, यानी कि AY इज लेसर देन g, यानी कि AY लेसर देन g का मतलब क्या बना, यानी कि नीचे आने के लिए अगर आप नीचे आ रहे हो तो ऐसे एक्सेलेरेशन से आ रहे हो जिसकी वैल्यू और g से क्या है, कम है, जिसकी वैल्यू g से क्या है, कम है, बिल्कुल क्या है, g से कम है। यहां पे आप देख लें, यहां पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन की वैल्यू g से कम है, यानी कि ये नंबर 1 पॉइंट है। केस नंबर 3 का भी नंबर 1 पॉइंट पढ़ा रहा हूं, जहां AY की वैल्यू g से कम है। फॉर एग्जांपल आप AY की वैल्यू को 5 कह सकते हैं, AY की वैल्यू को क्या कह दें, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कह दें, तो यार g की वैल्यू तो नियरली 10 होती है, g की वैल्यू तो 10 होती है, तो AY तो g से कम हो गया। अगर AY की वैल्यू g से कम है तो बताओ mg और MAY में कौन बड़ा हो गया, mg बड़ा हो गया, और नेट फोर्स नीचे क्यों लग रहा है। तो प्लीज क्या ये पर्सन अपने फ्लोर को छोड़ सकता है, नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा, क्योंकि mg की वैल्यू ज्यादा है, सो दैट मैं कह सकता हूं जो कैपिटल R की वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि mg अब ऊपर की ओर है और माइनस के MAY, यानी कि अब आप यहां कह सकते हैं कि यानी कि R की वैल्यू mg से कम है। यानी कि आप एक बहुत कमाल की बात कहने वाले हैं कि जब आप नीचे की ओर आते हैं तो आप अपना बॉडी का वेट कुछ कम फील करते हैं, कम फील होता है। कम क्यों फील होता है, क्योंकि इनर्शिया फोर्स ऊपर की ओर लगने लगता है। जब इनर्शिया फोर्स ऊपर की ओर लगने लगता है तो वो कुछ mg के पोर्शन को सपोर्ट कर देता है। तो अब आप ऐसा फील करते हो कि जैसे मेरा बॉडी का वेट बिकम इज इक्वल टू लेसर देन ऑफ एक्चुअल बॉडी वेट। तभी तो आप कहते हैं ना, जब आप नीचे की ओर झूले में बैठते हैं और जब झूला तुमको नीचे की ओर फेंकता है तो तुमको डिफरेंट टाइप की फीलिंग तभी होती है, क्योंकि डिफरेंट टाइप की फीलिंग आपको तभी होगी जब आप नीचे की ओर मूव करेंगे, क्योंकि जब आप नीचे की ओर मूव करेंगे तो MAY ऊपर की ओर लगेगा। तो केस नंबर 3 का सेकंड पार्ट आपको पढ़ा रहा हूं, यह भी बहुत जबरदस्त कमाल की चीज है। सेकंड पार्ट यह हो जाए कि भाई सपोज करो अगर ऐसा हो जाए कि AY की वैल्यू g के बराबर हो जाए, बिल्कुल, यानी कि अगर आपके पास AY की वैल्यू g के बराबर हो जाए, इसको बोलूंगा फ्री फॉल, इसको क्या बोलूंगा, फ्री फॉल। यह बात बिल्कुल आपको याद रखनी है। फ्री फॉल का मतलब आप समझते हो कि फ्री फॉल का मतलब क्या है। ऐसा देखो, फ्री फॉल किसको कहते हैं, जैसे मेरे पास ये कोई बॉडी है, जैसे मेरे पास ये कोई बॉडी है, मैंने इसको ऐसे पकड़ा और मैंने इसको कोई फोर्स नहीं लिया, ऐसे पकड़ा था और इसको ऐसा छोड़ दिया, अब ये नीचे की ओर गिरना शुरू करा, तो ये जब नीचे गिरी तो किस एक्सेलेरेशन के अंडर में गिरी, ड्यू टू ग्रेविटी। तो ऐसे एक्सेलेरेशन को, यानी कि जो बॉडी ग्रेविटी के अंडर में गिरती है उसको कहते हैं फ्री फॉल। लेकिन इस बॉडी को पकड़ के ऐसा नीचे की ओर पुश मत करना, अगर नीचे की ओर पुश किया तो आपने उसको कुछ और एक्सेलेरेशन दे दिया तो वो फ्री फॉल नहीं होगा। फ्री फॉल का मतलब होता है ऐसे पकड़ो, यहां इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है, उसको छोड़ दो, अब ये नीचे गिरने लगा, तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं फ्री फॉल। अगर ये फ्री फॉल हो गया तो बड़े कमाल की चीज है जी। आप फ्री फॉल की बात करें तो प्लीज इस बॉडी पे अभी भी आपके पास 2 फोर्स लग रहे थे, इस बॉडी पे फोर्स अभी भी 2 लग रहे थे, आपको पता है ना, फोर्स अभी भी 2 लगेंगे क्योंकि बॉडी नीचे की ओर गिर रही है, तो AY से है, इस बॉडी पे 2 फोर्स लग रहे थे, mg तो हमेशा नीचे की ओर लगना है, लेकिन एक्सेलेरेशन AY नीचे की ओर था तो AY ऊपर की ओर बना, AY ऊपर की ओर बना। जब AY की वैल्यू 0 हो गई तो प्लीज AY भी g के बराबर हो गया, तो नेट फोर्स आपके पास 0 बना, यानी कि बॉटम पे जो आपकी सपोर्ट रिएक्शन है वो आपकी क्या है, 0 है। यानी कि अब आप यहां ये कह सकते हैं कि आप अपने बॉटम पे कोई भी बॉडी का वेट फील नहीं करेंगे, यानी कि अब आप यहां शक्तिमान बनने वाले हैं। क्या बनने वाले हैं, शक्तिमान। आपको पता ना, इंडियन सुपर हीरो। अब आप यहां पे इंडियन सुपर हीरो बन जाएंगे क्योंकि आपका बॉडी का वेट यहां कितना है, 0 है, इंडियन सुपर हीरो। अब आप यहां पे इंडियन सुपर हीरो बन गए क्योंकि आपके पास यहां पे आपका बॉडी का वेट कितना है, 0 है। अगर आपका यहां बॉडी का वेट 0 है, अगर आपको थोड़ी सी भी हवा लग गई ना, अगर किसी ने आपको फूंक भी मार दिया ना, आप तब भी हवा में उड़ के चले जाओगे क्योंकि आपका बॉडी का वेट तो 0 है। अगर तभी तो कहते हैं ना, जब आप कभी झूले में बैठते हो तो जब झूला बहुत बड़ा सा होता तो वो क्या करता है ना, आपको सीट बेल्ट टाइट कर देता है, करता ना सीट बेल्ट, क्योंकि उसको पता था जब आप नीचे की ओर गिरोगे तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप अंडर द ग्रेविटी गिरो। अगर आप अंडर द ग्रेविटी गिरोगे तो जब आप झूले में बैठोगे तो आपके बॉडी का वेट 0 होगा। कहीं ऐसा ना हो आपको धोखे से थोड़ी सी हवा लग जाए और आप हवा में उड़ के चले जाओ और कह दो सर मैं तो हवा में फ्लोट कर रहा था, मैं तो शक्तिमान बन गया, ऐसा भी कह सकते थे आप। बिल्कुल बिल्कुल। अगेन मेरी बात सुने, अगर मैं किसी बॉडी को ऐसे पकड़ूं
और उसको अंडर द ग्रेविटी नीचे की ओर गिर दूं, तो क्या हो रहा था? सबसे पहले तो एक बात देखें, mg तो नीचे की ओर लग रहा था। अगर बॉडी नीचे की ओर गिरेगी विद एक्सेलरेशन ऑफ ay, देन my ऊपर की ओर लगेगा, लेकिन ay की वैल्यू भी g के बराबर है, तो बॉडी पे नेट फोर्स कितना बना? mg नीचे की ओर और my ऊपर की ओर, लेकिन ay खुद g के बराबर है, तो नेट फोर्स mg माइनस mg, देन नेट फोर्स बिकम इक्वल टू 0, यानी कि बॉटम पे आपके पैरों पे लगने वाला फोर्स 0 बना। जब आपका बॉडी का वेट 0 है, इसका मतलब अब आपके बॉडी के वेट में आपका बॉडी का कोई वेट ही नहीं है। अगर आपको कोई थोड़ा सा भी अगर हिला भी देगा तो तब भी आप हवा में क्या कर सकते हैं? फ्लोट कर सकते हैं, और अब आप हवा में उड़ना शुरू कर दोगे। गाइस, एक पॉइंट और समझाता हूं, इसी का केस नंबर 3, और ये बहुत बड़े कमाल की चीज है, बड़े कमाल की चीज है, ये बड़े कमाल की चीज है जी ये। और सुनना, मैं आपको रियल लाइफ से भी इसको रिलेट करके दिखाऊंगा। कमाल की चीज ये है कि अगर सपोज करो ऐसा हो जाए कि अब ये पर्सन अभी भी ये फ्लोर पे ही खड़ा है, लेकिन भैया इंडियन सुपर हीरो से तो काम चलता नहीं है, क्योंकि इंडियन सुपर हीरो को लोग आजकल फर्जी समझते हैं। क्योंकि जब से हॉलीवुड की मूवी आपने देखना शुरू किया है तो इंडियन सुपर हीरो आपको पसंद ही नहीं आता, क्योंकि आजकल आप हॉलीवुड की मूवियां देख देख के बड़े एडवांस हो गए हो। तो एडवांस हो गए तो एडवांस वाली बात करेंगे ना यार। फिर अगर मैं आपसे कह दूं कि देखो इस पर्सन का मास की वजह से, जो ग्रेविटी की वजह से जो वेट है, mg तो अभी भी नीचे की ओर ही लग रहा है, ये तो बहुत अच्छी कमाल की बात है, mg तो अभी भी नीचे की ओर लग रहा, लेकिन इसको पकड़ के तुमने नीचे की ओर लेके गए और विद ए एक्सेलरेशन ऑफ ay, तो प्लीज इनर्शिया फोर्स आपका कहां लगा? my ऊपर की ओर लगा। लेकिन मैं यहां तीसरा केस बड़े कमाल की चीज बता रहा हूं कि भाई सपोज करो ay की वैल्यू g से बड़ी हो जाए, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला एक्सेलरेशन की वैल्यू ay नीचे की ओर है ना। केस नंबर 3 में क्या है? केस नंबर 3 में बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रही है, यानी कि ay आपका डाउनवर्ड में लग रहा है। ay कहां है? डाउनवर्ड में। और अगर कोई डाउनवर्ड में है तो उसके भी 3 केस हैं, उसके भी 3 पार्ट हैं, डाउनवर्ड के भी 3 पार्ट हैं। या तो ay की वैल्यू g से कम हो, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ay की वैल्यू g के बराबर हो गई फ्री फॉल, तो उसका बॉडी का वेट 0 बना। तीसरा केस बड़े कमाल की चीज है, अगर ay की वैल्यू g से बड़ी हो गई, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन gy से ज्यादा हो गया, मतलब ay की वैल्यू g से बड़ी हो गई, तो बताओ नेट फोर्स कहां लगा? ऊपर की ओर। नेट फोर्स कहां लगा? ऊपर की ओर। यानी कि ये जो पर्सन है, अब ये पर्सन अपने फ्लोर पे नहीं खड़ा रहेगा। अब ये पर्सन, अब आपके पास क्या बन गया? इसको इंडियन सुपर हीरो नहीं कहेंगे अब इसको, क्योंकि इंडियन सुपर हीरो को तो हवा मार के उड़ाना पड़ेगा और ये खुद ब खुद उड़ जाएगा, तो ये सुपरमैन बन गया। ये क्या बन गया? सुपरमैन। अब इसके पैर में फ्लोर पे नहीं टिकाऊंगा, ये आसमान में ऊपर की ओर उड़ता रहेगा, और इस पर्सन को कहेंगे सुपरमैन। ये सुपरमैन है, और वो शक्तिमान था, और ये सुपरमैन है, क्योंकि हॉलीवुड सुपर हीरो सुपरमैन ही होते हैं। दिस वन इज सुपरमैन। यानी कि आप एक बात कहने वाले हैं, ये बिल्कुल आप एक बात कहने वाले हैं, बड़े कमाल की चीज है। मैं आपको बड़े कमाल की चीज बता रहा हूं कि कोई भी पर्सन अगर किसी फ्लोर पे खड़ा होता है, तो यानी कि आपने यहां पे 3 कंडीशन सीख ली। 3 कंडीशन क्या सीख ली? एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप किसी फ्लोर पे खड़े हो, तो फ्लोर पे खड़े होने के बाद उस फ्लोर को छोड़ने के चांस तब होते हैं जब आप वर्टिकली डाउनवर्ड में मोशन करते हैं। अगर आप ऊपर की ओर मोशन कर रहे थे तो mg भी नीचे की ओर और my भी नीचे की ओर, तो कोई भी फोर्स ऊपर की ओर नहीं लगा, तो आप अपने फ्लोर को नहीं छोड़ सकते। आप अपने फ्लोर को तभी छोड़ सकते हैं जब आप वर्टिकली डाउनवर्ड में मोशन करने वाले हैं। अब मैं इस क्वेश्चन की आपको एप्लीकेशन बताता हूं, मैं कुछ प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। जैसे आपने देखा होगा, देखा क्या होगा, बिल्कुल बच्चे ऐसा करते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कोई कोई नई नई बाइक ले ले, कोई कोई नई नई बाइक ले ले। जैसे सपोज करो मैं बीटेक करने गया, मैं स्टूडेंट लाइफ में हूं, तो वो अपने मम्मी पापा से, बच्चे क्या करते हैं, जिद करते हैं, पापा मेरा ना स्कूल से ना, मेरे रूम से ना, जहां मैं रहता हूं मेरे हॉस्टल से, मेरी क्लास रूम की ना डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है, मुझे आने जाने में दिक्कत होती है, आप मुझे एक काम करो, मुझे ना बाइक दिला दो। तो उसके पापा उसकी बात को बड़ा जो अच्छा, क्योंकि बीटेक फर्स्ट ईयर में तो सारी जितनी डिमांड होती है स्टूडेंट की सारी कंप्लीट होती है, चलो बेटा आप बाइक ले लो। जब आपको बाइक दिलाई, क्योंकि लेकिन उसने बाइक तो किसी और वजह से ली थी, क्योंकि उसको तो किसी और को घुमाना था, उसको तो किसी और को घुमाना था। लेकिन जब उसने बाइक खरीदी, तो उसने बाइक खरीद के और वो किसी हिल स्टेशन पे चला गया, और हिल स्टेशन पहले पहाड़ियां ऊपर चढ़े और चढ़ के फिर पहाड़ी नीचे गए, फिर उसके बाद आप नीचे की ओर गए। पहाड़ी इस तरीके से बनी हुई थी, ये कोई हिल स्टेशन है। और प्लीज, और उसने क्या किया, कोई बाइक ले ली, बाइक ली उसने। तो जब उसको बाइक मिली तो उसने क्या किया, बाइक को अपनी बाइक, ये बाइक के टायर हैं, और वो हिल स्टेशन पे अपनी बाइक को घुमा रहा है, बाइक को घुमा रहा है। लेकिन जब वो बाइक को घुमा रहा है, तो तुमको पता ना वो पर्सन किसी ना किसी सीट पे भी बैठा होगा, सीट पे बैठा होगा ना। क्यों भाई, सीट पे, यहां पे कोई सीट लगी है,
ये कोई सीट लगी है और ये पर्सन यहां पे सीट पे बैठा हुआ है और ये पर्सन यहां पे क्या है, सीट पे बैठा हुआ है। ये कोई शक्तिमान है, ये कोई सुपरमैन बैठा हुआ, कोई भी एक बंदा है और ये यहां पे बैठा हुआ सीट पे, और उसके हाथ में ये कोई स्टीयरिंग है, मतलब बाइक का स्टीयरिंग है, और ये उसके हाथ में ये बाइक का स्टीयरिंग है जिसको पकड़ के वो चला रहा है। ओके गाइस, उसको चला रहा है, लेकिन उसकी सीट के नीचे कुछ स्प्रिंग भी लगे होंगे, आपको पता है ना, क्योंकि आपको फीलिंग लेनी, और फीलिंग लेने के लिए स्प्रिंग लगा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्प्रिंग ऊपर नीचे मोशन करा हुआ है, और जब ऊपर नीचे मोशन होना शुरू हो जाए ना तो फीलिंग आना शुरू हो जाती है। तो प्लीज गाइस, तो आपकी बाइक के सीट के नीचे एक स्प्रिंग लगे हैं, और ये जो गाड़ी का पहिया है ना, गाड़ी का पहिया यहां पे गोल गोल घूम रहा है, गाड़ी का पहिया यहां पे गोल गोल करके घूम रहा है। लेकिन आप ऐसा थोड़ी नहीं मानोगे, आपने पीछे किसी और को भी बिठा रखा है, क्योंकि पापा से कहा था आपको स्कूल अकेले जाना है, लेकिन आप तो मानोगे नहीं, तो आपने किसी और को भी बिठा दिया और बिठा लिया जी उसको। लेकिन आप क्या कहेंगे, देखो भाई ऐसे फीलिंग नहीं आएगी, आप मुझे पकड़ के बैठो, तो वो आपको पकड़ के बैठ गई। ओके गाइस, तो वो आपको पकड़ के ये बैठ गए। तो गाइस आपने क्या किया, यहां पे कोई भी एक बाइक चलानी शुरू करी, जब आप यहां पे बाइक रन करा रहे हैं तो ये पर्सन जब मोशन करेगा, यानी कि जो ड्राइवर है ना, ड्राइवर, ये ड्राइवर क्या कर रहा है, यहां पे मोशन कर रहा है, ये ड्राइवर यहां पे क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। अब जब ये ड्राइवर यहां पे मोशन कर रहा है तो इस ड्राइवर की बात सुनो, अब जब हिल स्टेशन पे आप बाइक चलाएंगे तो स्प्रिंग तो ऐसा ऊपर नीचे मोशन कराएगा, कराएगा नहीं कराएगा, बिल्कुल कराएगा। तो पीछे वाला पर्सन आपको पकड़ के बैठा है, क्यों पकड़ के बैठा, आपने कभी एक चीज देखी, आप अपनी बाइक को ना कभी ना जंपर पे ना जंप करा देना, ऐसी रोड पर आप ब्रेक मत मारना, जब कभी बाइक चलाना और रोड पे जंपर आ जाए तो ऐसी कूदा देना, तो बाइक ऊपर की ओर जाएगी, जब ऊपर की ओर जाएगी तो आप सीट पे बैठे रहोगे। आप अपनी सीट को पता कब छोड़ते हैं, जब बाइक नीचे की ओर गिरती है। अगर बाइक नीचे की ओर गिरती है तो आप अपनी सीट को छोड़ देंगे। कभी फील किया आपने, फील करना 100% ऐसा होता है। लेकिन क्या होता है, वो पीछे वाला जो पर्सन है ना, वो क्या, वो आपको पकड़ के बैठा है कि यार जब बाइक ऊपर नीचे जाएगी, जब कहीं अगर रोड पे जंपर आ गया या हिल स्टेशन आ गया, तो जब जैसा आप ऊपर की ओर जा रहे, जब आप नीचे की ओर कूदोगे, जैसा आपने कोई जंपर आ गया तो बाइक ऊपर की ओर कूदी, जब बाइक ऊपर की ओर कूदी तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी जैसा बाइक तुरंत नीचे की ओर भागेगी, जब नीचे की ओर भागेगी, अगर नीचे जाते हुए, अगर तुम्हारा एक्सेलरेशन, अगर नीचे जाते हुए, अगर नीचे जाते हुए अगर तुम्हारा एक्सेलरेशन ए वाई की वैल्यू अगर जी से बड़ी हो गई, तो याद रखना ये जो ड्राइवर है ना, ड्राइवर, ये जो ड्राइवर यहां बैठा है, ये ड्राइवर अपनी सीट को क्या कर देगा, छोड़ देगा। अगर इस ड्राइवर ने अपनी सीट को छोड़ दिया तो ये हवा में कूदना शुरू कर देगा। अगर ये हवा में ऊपर चला गया तो याद रखना पीछे वाला पर्सन भी हवा में चला जाएगा, वो भी शक्तिमान बन जाएगा। यानी कि आपको एक बात समझ में नहीं है, अगर कोई पर्सन, अगर आप आज के बाद याद रखो, अगर आप किसी के पीछे बाइक पे बैठे हो तो उस ड्राइवर को पकड़ के मत बैठना, उसका आपको पता नहीं, वो पता नहीं कब शक्तिमान बन जाए। आप हमेशा बाइक को पकड़ के बैठना ताकि आप सेफ रहो, ताकि आप सेफ रहने वाले हो। लेकिन कंडीशन ये थी, ये ईएससी का 15 नंबर की प्रॉब्लम थी, ये कन्वेंशनल एग्जामिनेशन की प्रॉब्लम है मेरे लाल। ये कन्वेंशनल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया। यही क्वेश्चन गेट 2018 की भी प्रॉब्लम बन गई, यही क्वेश्चन गेट 2018 में भी पूछ लिया गया, लेकिन गेट में ये क्वेश्चन 2 मार्क्स की प्रॉब्लम थी और ईएससी में ये प्रॉब्लम आपकी कितने मार्क्स की थी, 15 मार्क्स की नंबर की प्रॉब्लम थी। तो आप एक बात समझ लो, क्वेश्चन में ये पूछा था कि स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू बता दे, कि क्या के की वैल्यू इतनी बताओ कि ये पर्सन कभी भी अपनी सीट को छोड़ के ना जा सके। ऐसी चीज आप कभी दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, लेकिन बस मैकेनिक्स के बारे में याद रख लो कि प्लीज ये पर्सन कभी अपनी सीट को छोड़ के ना जाए, तो ए वाई की वैल्यू हमेशा लेस देन इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए, जी से कम होनी चाहिए। यानी कि ए वाई कहूं, वो भी कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो कभी भी जी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर जी से ज्यादा हो गई तो आप अपनी सीट को छोड़ के चले जाओगे। ओके गाइस, ओके थैंक यू। नहीं नहीं, आप तो बाइक बेटा सीट पे बैठे हो ना, मैं चाहता हूं कि ड्राइवर हमेशा सीट पे बैठा रहे, ड्राइवर हमेशा सीट पे बैठा रहे। तो आई थिंक यू हैव गोटन माय पॉइंट, आपको मेरे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देखना एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और बताता हूं आपको, सुनना जी। जैसे कि ये आपके पास कोई फ्लोर है, ये आपका घर है, सुनते चलना प्लीज, ये आपके पास घर है आपका कोई, ठीक है ना, कोई भी आपके पास घर है आपका, और हुआ क्या, ये आपके घर की यहां पे छत है,
ओके गाइज, ये कोई आपके घर की यहां पे छत है, इस तरीके से ये आपका घर बना हुआ है और ये वॉल है कोई आपके पास, ये छत बनी हुई है आपके घर की। ओके गाइज, बात सुनते चलना, बात सुनते चलना। ये कोई वॉल है, ओके, ये आपके घर का एक फ्लोर बना हुआ है, कोई भी घर होगा आपका, ये वॉल है, वॉल, ये आपकी रूफ है ऊपर वाली, ये छत है आपकी ऊपर वाली, ये आपका यहां पे घर बना हुआ है। ओके गाइस, होता क्या है, होता ये है यहां पे कि तुम्हारे पास कोई भी एक कंटेनर है, तुम्हारे पास यहां पे कोई भी एक कंटेनर है, कोई बर्तन ले लो, कोई भी एक बर्तन ले लो, बर्तन यहां बना देता हूं, कोई भी एक कंटेनर है, ये लो जी, ये कोई कंटेनर है, ये कोई भी एक कंटेनर है। अब होता क्या है कि इस कंटेनर के अंदर तुमने पानी भर रखा है, इस कंटेनर के अंदर तुमने पानी भर रखा है, वाटर इजीली अवेलेबल है तो वाटर ही भर लो, ये पानी भरा पड़ा है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है, एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, सुनते चलें प्लीज। यहां पे पानी भरा पड़ा है, लेकिन यहां पे कोई एक शक्तिमान था और तुमने इसके ऊपर यहां पे एक धागा बांध रखा है, रस्सी बांध रखी है कोई, और वो रस्सी किसी एक पर्सन के हाथ में दे दी, जैसे ये कोई एक मिनट रुको, इस पर्सन के हाथ में ये रस्सी है, मतलब कहने का मतलब ये है जैसा बाल्टी होती ना बकेट, तो बकेट में ऊपर एक डोर टाइप की होती ना पकड़ने के लिए, होल्ड अप करने, मैंने उसको ऐसा पकड़ रखा है, मतलब वो पर्सन ऐसे पकड़ के उसको ऐसे खड़ा बाल्टी को, और नीचे देख रहा, फ्लोर पे पकड़ के खड़ा है। ओके गाइस, पानी से फुल भरा पड़ा है। होता क्या है, इस कंटेनर के बॉटम पे तुमने कोई होल कर दिए, इस कंटेनर के बॉटम पे तुमने क्या कर दिए, यहां छोटे छोटे होल बना दिए, होल, छोटे छोटे होल कर दो, एक होल तुमने यहां करा, और एक होल तुमने ये कर दिया, और एक होल तुमने ये कर दिया, मतलब छोटे छोटे तुमने होल बना दिए, ताकि, मतलब समझ रहे हो ना होल बनाने का मतलब, ताकि पानी बाहर आना शुरू कर दे। ये होल बना रखे, होल, ये छोटे छोटे होल बने हुए, मतलब आपका इसका नीचे वाला फ्लोर टूटा हुआ था जिसके अंदर होल बने हुए थे, और अभी ये पर्सन उस कंटेनर को पकड़ के ऐसे खड़ा है। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि बताओ यहां से ये वाटर जो है ये बाहर आएगा या नहीं आएगा, प्लीज टेल मी, दिस फ्लूइड विल कम आउटसाइड और नॉट, दिस फ्लूइड विल कम आउटसाइड और नॉट। पहला क्वेश्चन ये है, क्या अगर इस कंटेनर के अंदर पानी भरा पड़ा है और इस कंटेनर को पकड़ के अभी मैं आसमान में खड़ा हूं, क्या पानी उन होलों से, जो होल तुमने बनाए थे, पानी उन होल से बाहर आएगा या नहीं आएगा? एंड गाइस प्लीज टेल मी, अब आपको मुझे आंसर बताना पड़ेगा कि पानी, अगर मैं इस कंटेनर को पकड़ के यहां खड़ा हूं तो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि पानी इन होल से बाहर की ओर आएगा या नहीं आएगा। तो प्लीज यस या नो आप मुझे टेल मी। हाँ जी बिल्कुल, यूपीएससी के लिए, मैं आईईएस और गेट के लिए ही मेनली क्लास लेता हूं, तो प्लीज गाइज आप मुझे बताएं, स्पेशली ईएससी के लिए चला, ये सारे क्वेश्चन ईएससी की प्रॉब्लम है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये सारी की सारी प्रॉब्लम ईएससी के लिए एप्लीकेबल है। तो प्लीज गाइज मुझे कोई भी एक बच्चा बताए, प्लीज मुझे बताएगा कोई बच्चा, बताओ यहां से वाटर बाहर आएगा नहीं आएगा? पहले वाले केस में ये अभी कहां है, ये अभी इसको पकड़ के खड़ा है कंटेनर को, तो ये कंटेनर रेस्ट की पोजीशन पे है, पानी बाहर आएगा नहीं आएगा? आ गया ऐसा, ओके आएगा, तो बिल्कुल ठीक है, तो यहां से टेपिंग कर दो पानी की, द फ्लूइड विल कम आउटसाइड, यहां से पानी बाहर निकलना शुरू करेगा। यस बिल्कुल सही है, नाउ द वाटर विल कम आउटसाइड, बिल्कुल सही बात है। तो पहला क्वेश्चन आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन होता क्या है दूसरे केस में, देखें केस नंबर 2, ये केस नंबर 1 है, ये पहला वाला केस है, और ये केस नंबर मेरे पास 2 है, बिल्कुल सेम वही है, पकड़ के अभी भी ऊपर की ओर खड़ा था, मैंने यहां आपको फ्लोर पे खड़ा करके नहीं दिखाया, कंटेनर अभी भी उसको पकड़ के खड़ा, यहां अभी भी धागा बना था, उसके हाथ में रस्सी थी पर्सन के, लेकिन उसने ये धागा छोड़ दिया, और धागा छोड़ने के बाद उसने क्या किया, ये नीचे की ओर कंटेनर गिरना शुरू किया, और ये कंटेनर नीचे की ओर फ्री फॉल करता है। क्या करता है? फ्री फॉल, FREE, फ्री फॉल, ये फ्री फॉल करने वाला है। तुमसे फिर पूछा गया कि पानी बाहर आएगा या नहीं आएगा, अब ये नीचे की ओर कर रहा, फ्री फॉल का मतलब है AY बिकम इज इक्वल टू
ए वाई बिकम इक्वल टू जी। तो कोई भी बच्चा मुझे बताए दूसरे केस में कि भाई अगर उस कंटेनर को अगर मैंने छोड़ दिया, अब वो रेस्ट में नहीं है, वो फ्री फॉल कर रहा है, बताओ यहां से पानी बाहर की ओर आएगा या नहीं आएगा। तो प्लीज एनी स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी द वाटर विल कम आउटसाइड और नॉट, पानी यहां से बाहर आएगा या नहीं आएगा। मेरी बात समझिए आप मैं क्या कह रहा हूं। एक कंटेनर था, उसके नीचे आपने होल बना रखे, बॉटम पे आपने होल बना रखे, और होल बना के उस कंटेनर को ऐसा पकड़ के खड़े हो और तुमने उसको छोड़ दिया। अब वो नीचे गिर रहा, नीचे गिरा। सपोज कर आप 10वीं मंजिल पे खड़े थे, कोई मंजिल है, किसी फ्लोर पे खड़े, टॉप फ्लोर पे 10वीं मंजिल पे खड़े आप, और उस 10वीं मंजिल से पकड़ के एक बाल्टी भर रखी थी मैंने पानी से, और उस बाल्टी के नीचे तुमने होल बना रखे थे, और उस बाल्टी को तुमने छोड़ दिया, अब बाल्टी नीचे गिर रही है। तो पानी विल आउटसाइड और नॉट, बिल्कुल वाटर विल नॉट कम आउटसाइड। लेकिन यहां पे पहले वाले केस में पानी बाहर क्यों आ रहा था? पहले वाले केस में पानी बाहर ड्यू टू वेट आ रहा था, क्योंकि प्लीज यहां नीचे की ओर क्या लग रहा है? mg लग रहा है, और mg नीचे की ओर लग रहा है, सो दैट मोशन यानी कि जो फ्लो होगा वो फोर्स की डायरेक्शन में होगा। क्योंकि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो नीचे की ओर हमेशा mg लगता है, देन सो दैट फ्लो भी आपका अकर होगा, फ्लो अकर होगा, वो भी कहां पे होगा? एंड इन वर्टिकली डाउनवर्ड में होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड में होगा। लेकिन अगर कोई बॉडी फ्री फॉल करती है तो फ्री फॉल करने का मतलब क्या है? देखो mg तो लगनी लगना है, लेकिन अगर कोई बॉडी नीचे की ओर गिरती है, अगर कोई बॉडी नीचे की ओर गिरती है तो प्लीज ए वाई नीचे की ओर होगा, देन एम ए वाई आपका ऊपर की ओर होगा, एम ए वाई आपका क्या होगा? ऊपर की ओर होगा। लेकिन ए वाई की वैल्यू भी जी के बराबर है, सो दैट यहां पे जो नेट फोर्स है वो जीरो बना। यहां पे नेट फोर्स कितना बना? जीरो बना। अगर नेट फोर्स की वैल्यू जीरो है, अगर आप किसी बॉडी पे नेट फोर्स की वैल्यू जीरो बना दो तो न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है? जो बॉडी जिस कंडीशन में वो उसमें ही मेंटेन रहने वाली है। अगर ये पानी के ये फ्लूइड, अगर ये फ्लूइड कंटेनर के अंदर है तो हमेशा कंटेनर के अंदर ही बना रहेगा, कंटेनर के अंदर ही बना रहेगा। ये न्यूटन का पहला लॉ कहता है। पहला लॉ क्या कहता है? अगर किसी बॉडी पर अगर नेट फोर्स की वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो जो जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा, यानी कि पानी कंटेनर के अंदर है तो कंटेनर के अंदर ही रहेगा। नो आउटवर्ड फ्लो, यानी कि नो आउटवर्ड फ्लो, नो आउटवर्ड फ्लो, यानी कि पानी यहां बॉटम से बाहर नहीं आएगा, पानी यहां बॉटम से बाहर नहीं आएगा। इन होलों से पानी बाहर की ओर नहीं आ सकता है। ओके गाइस, नाउ द नेक्स्ट वन पॉइंट इज दैट, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास ये हो सकता था, कंटेनर अभी भी आपके पास यही है, लेकिन इस कंटेनर को आपने क्या किया? नीचे की ओर पकड़ के छोड़ा नहीं है, आपने उसको नीचे की ओर जब फेंका तो पुश करके फेंका, उसका मतलब दबा के फेंका नीचे की ओर। दबा के जब नीचे की ओर फेंका, कहने का मतलब यह है कि मेरे पास नीचे की ओर ए वाई की वैल्यू जी से बड़ी है। अगर यहां पे पानी भरा पड़ा था, अगर ये फ्लूइड बाहर आएगा तो प्लीज, अगर ये बाल्टी ऊपर से ओपन है, अगर ये बाल्टी ऊपर से ओपन है, क्योंकि यहां तो आपने बॉटम पे होल कर रखे हैं, आपने यहां तो बॉटम पे होल कर रखे हैं, तो पानी इन होल से बाहर नहीं आता है। पानी अब क्या हुआ आपको पता है ना? जब आपने इस बकेट को नीचे की ओर छोड़ दिया तो प्लीज ए वाई तो आपका नीचे की ओर था, जब आपने इस बकेट को नीचे की ओर छोड़ दिया तो इस बॉडी पे कौन कौन से फोर्स लगे? mg तो नीचे की ओर लगी रहा है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि एम ए वाई अभी भी आपका ऊपर की ओर लग रहा है। लेकिन गाइस अब आप यहां ये कहेंगे कि ए वाई की वैल्यू जी से बड़ी है, तो पानी नीचे से ना आके पानी ऊपर से ऐसा बाहर की ओर निकल जाता है, पानी यहां से कॉर्नर से क्या हो जाता है? बाहर की ओर निकल जाता है। यस या नो? प्लीज, पानी आपसे का यहां से ऊपर से बाहर की ओर निकल जाता है, क्योंकि जो नेट फोर्स है वो ऊपर की ओर लग रहा है। वो कहां लग रहा है? नेट फोर्स इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। जो नेट फोर्स है वो कहां लग रहा है? वर्टिकली अपवर्ड में लग रहा है। यह बात आपको बिल्कुल हमेशा याद रखनी है, आपको इन चीजों को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ओके गाइस, तो आई थिंक यू हैव गोटेन माय पॉइंट। आपको मेरी टेलीग्राम की आईडी नहीं पता, अभी आपको मैं बता दूंगा। अरविंद साहब जल्दी से फटाफट जरा यहां पे वो भेज देना। अरविंद साहब यहां पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भेज देना प्लीज। अरविंद जी, इतने आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी शेयर कर दो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर दो। तो गाइज आपको ये वाली बात मेरी बिल्कुल समझ में आ गई होगी, एंड हाउ द वन मोशन विल अकर। तो प्लीज न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, एंड प्लीज 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 मैंने बहुत सारे पेज ऐड कर दिए, तो जो न्यूटन का फर्स्ट सेकंड लॉ है, न्यूटन का सेकंड लॉ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। द न्यूटन सेकंड लॉ, यू हैव अंडरस्टूड द वन न्यूटन सेकंड लॉ। सर फ्री फॉल हो तो अगर हम इसमें हम स्टोन और फीदर तो ले तो दोनों सेम टाइम लगेगा नीचे आने के लिए क्या? बिल्कुल रीजन बता देना सर। रीजन ये है बेटा, रीजन ये है, मेरी बात सुनो। इन बच्चे ने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, इन्होंने मुझसे एक बात कही कि अगर मैं यहां पे एक स्टोन ले लूं और एक हैवी वाला स्टोन ले लूं
ठीक है ना, इनकी बच्चे की बात सुनो, और इन दोनों स्टोन को आप ऊपर से नीचे की ओर फेंक रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर फेंक रहे हैं, लेकिन सेम हाइट से। इसकी बात सुना सोनाली श्रीवास्तव जी की, तो उन्होंने पूछा है कि क्या इन दोनों को नीचे आने में सेम टाइमिंग लगेगा क्या। इनका क्वेश्चन ये है, इनका क्वेश्चन ये है। और एक स्टोन का जो वेट है, उस स्टोन का वेट मेरा सपोज करेगा, लेट अस अज्यूम दैट द वेट ऑफ दैट वन स्टोन इज स्मॉल एम और द वेट ऑफ दैट वन स्टोन इज कैपिटल एम। तो ये हाइट आपकी स्मॉल एच है और ये हाइट भी आपकी स्मॉल एच है। स्टार्टिंग में सपोज करो यहां आपकी वेलोसिटी यू जीरो है और यहां पे स्टार्टिंग में भी वेलोसिटी आपके पास कितनी है, जीरो है। क्वेश्चन में यह पूछा गया कि नीचे आने के लिए यहां पे टाइम कितना लगेगा, टाइम की वैल्यू कितनी है, और यहां पे सपोज करो ये टाइम की वैल्यू टी डैश है, तो कितना बना। देखो टाइम जो इक्वेशंस ऑफ वेलोसिटी होती हैं वो इक्वेशन होती है एच बिकम इज इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। पता ना आपने, एच बिकम इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन पढ़ी आपने, हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ी होगी आपने ये इक्वेशन हमेशा। ये इक्वेशन आप कौन सी डायरेक्शन में लगाना चाहते हैं, वाई डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। तो एच भी तुमने वाई डायरेक्शन की ली है, एच भी तुमने वाई डायरेक्शन की ली है, ली नहीं ली तुमने, एच भी तुमने वाई डायरेक्शन में ली है। गाइस मुझे एक चीज बताएं, एच तुमने वाई डायरेक्शन में ली है ना, एच वाई डायरेक्शन में बिल्कुल ली है। लेकिन एच आप जब यहां से नीचे की ओर चले तो वाई तो मतलब एक काम करते हैं, मेरी बात सुनो, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसको एच की जगह वाई लिख दो, वाई लिख दो, वाई, एच की जगह आप वाई लिख लो, एच की जगह आप यहां वाई लिख लो, वाई लिख लो, और इस एक्सेलेरेशन को भी वाई कह दो। तो प्लीज वाई की वैल्यू तो माइनस के एच है, वाई की वैल्यू माइनस के एच है, क्योंकि नीचे की ओर चले तो वाई तो निगेटिव होगा, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एंड बिकम इज इक्वल टू ए वाई की वैल्यू कितनी है, ए वाई का मतलब क्या है, देखो ये बॉडी जब अंडर द ग्रेविटी नीचे की ओर गिरती है तो दोनों के लिए ए वाई की वैल्यू माइनस के जी होगी, क्योंकि नीचे की ओर लगने वाला एक्सेलेरेशन निगेटिव होता है, तो माइनस के जी एंड टी स्क्वायर बाई टू। अब आप मुझे एक बात बताएं, तो जब आपने यहां से टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करी तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, 2h अपॉन में जी। क्या टाइम की वैल्यू कभी मास पे डिपेंड करती है, नहीं करती है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन कभी भी मास पे डिपेंड नहीं करती है। इसलिए दो हैवी स्टोन को ऊपर से नीचे गिराने पे एक चाहे कुछ भी हो, दोनों के लिए आपके लिए टाइमिंग क्या लगेगा, सेम लगेगा। टाइम आपके पास क्या होगा, सेम होगा। टाइम कैसा होता है, सेम होता है। ओके गाइस, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। क्या प्लीज आप मुझे बताएं श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव, सोनाली श्रीवास्तव बेटा, क्या आपको क्लियर हुआ, सोनाली श्रीवास्तव जी आपको क्लियर हुआ। ओके जी, अरविंद साहब ने आपको ग्रुप का लिंक भेज दिया, एक बार उसको सर्च कर लेना, हैरी सिंह। तो गाइज आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि एक मैं छोटे से पर्सन को, मतलब एक छोटे से स्टोन को, क्या समझ में नहीं आया प्लीज बोलो, सोनाली क्या समझ में नहीं आया इसमें बताओ ना प्लीज। ए वाई की वैल्यू माइनस के जी पुट करनी है, बात खत्म हो गई। वाई बिकम इक्वल टू यू टी एन प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर, पढ़ा होगा आपने। इस इक्वेशन में कभी मास आया, नहीं आया ना, मास नहीं आया। जब मास नहीं आया तो टाइम भी सेम होगा, टाइम सेम होगा। ओके ना, तो प्लीज थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। इंडिपेंडेंट अपॉन ऑफ मास, ओके गाइस। तो न्यूटन के 3 लॉ होते हैं, 2 मैंने आपको समझा दिए, एक लॉ और बचा है, एक लॉ और बचा, वो लॉ क्या है, तीसरा लॉ, द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, ये बड़ा जबरदस्त का कमाल है। न्यूटन का तीसरा लॉ क्या है पता, आपको पता है न्यूटन का तीसरा लॉ क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा। व्हाट इज द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, एक्शन और रिएक्शन। तीसरा लॉ का मतलब होता है एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन का मतलब यह है कि जैसा आप करोगे वैसा ही पाओगे। जैसे कोई बच्चा ये कह दे कि यार इसने मेरे साथ अच्छा बिहेव किया, तो आपको भी उसके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। तो जैसा आप करोगे वैसा ही आप पाओगे। सो डेट एक्शन और रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास ये कॉन्क्रीट की कोई वॉल है, ये कॉन्क्रीट की कोई वॉल है और ये वॉल रिजिड है और ये स्टैटिक कंडीशन में खड़ी हुई है। आपको पता ना ये वॉल स्टैटिक कंडीशन में खड़ी होती है। ये वॉल है, ये कोई वॉल है, ये कोई वॉल है, ये कोई आपके पास, ये कोई वॉल है, ये कोई आपके पास वॉल खड़ी थी। आपने क्या किया, किसी भी एक पर्सन ने, यहां पे ये खड़ा है, कोई भी एक पर्सन यहां पे खड़ा हुआ था, एंड रफली 1 मिनट, तो उस पर्सन के हैंड में कोई भी एक बॉल थी। ये पर्सन है,
उस पर्सन के हैंड में यहां ये बॉल है, बॉल, ये कोई बॉल है। जब ये पर्सन इस बॉल को फेंक के मारता है किसकी ओर, इस वॉल की ओर, तो क्या होता है, ये बॉल ऐसे मूव करती है और ये बॉल मूव करते 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 जाके इस दीवार पे जाके क्या करती है, स्ट्राइक करती है। जब ये बॉल यहां जाके स्ट्राइक करेगी तो होता क्या है, ये बॉल यहां पे इस दीवार पे जाने के बाद ऐसे जाके टच में चली जाती है। ये बॉल यहां पे जाके क्या हो जाती है, टच में आ जाती है। जब मैं इस बॉल का और इसका वॉल का, ये तो बॉल है आपके पास, कोई भी एक बॉल है और ये वॉल है, जब इन दोनों का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो आपको क्या नजर आता है, पहले तो उसके बारे में आप समझ लीजिएगा। उसके बारे में आपको समझ लें, जैसे ये बॉल थी, इस बॉल को मैंने यहां पे लिया, मैं इसको अगले पेज पे बना के दिखा दूं आपको, अगले पेज पे बना देता हूं मैं, 1 मिनट प्लीज जरा सुनेंगे, 1 मिनट में इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहां बना देता हूं। तो ये जो बॉल थी आपके पास, ये बॉल आपने ये बनाई है, ये जो बॉल थी आपके पास ये थी, लेकिन ये वॉल आपके पास ये वाली थी, मैंने वॉल ये ली है, दिस वन इज दी वन वॉल, ये आपके पास कंक्रीट की वॉल है। तो होता क्या है, एक्शन और रिएक्शन, यानी कि अगर मेरे पास ये कोई बॉल है और ये बॉल अगर इस वॉल पे, मतलब इस कंक्रीट के सरफेस पे अगर कोई भी एक फोर्स अप्लाई करती है, तो प्लीज होता क्या है, प्लीज होता ये है, मैं आपको वो कंडीशन बता रहा हूं कि भाई सपोज करेगा इस वाली बॉल ने इस पे यहां पे एक फोर्स अप्लाई करा, सपोज करो ये सिस्टम 1 है और ये वाला सिस्टम नंबर आपका 2 है, ये सिस्टम नंबर आपका 2 है। अगर ये यहां पे इस पे, तो इस पे एक फोर्स लगाती है और ये फोर्स आपके पास ये लगा और ये फोर्स आपने क्या लगाया, F12, 1 की वजह से एंड 1 की वजह से ऑन 2। तो प्लीज अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन और रिएक्शन, ये वाली बॉडी भी इस सरफेस पे एक फोर्स ही लगाएगी, और लेकिन ये फोर्स आपके पास क्या होगा, F21 ड्यू टू 2 ऑन 1। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ F12 बराबर होना चाहिए F21 के, F12 बराबर होना चाहिए F21 के, यानी कि F12 आपके पास क्या है, F12 आपके पास एक्शन है, क्योंकि ये वाला फोर्स इस बॉल 1 की वजह से लगा है। ये तो एक्शन था, ये तो तुम्हारे पास एक्शन है, लेकिन इस एक्शन की वजह से जो इस वॉल ने जो इस बॉल पे जो फोर्स अप्लाई किया है वो रिएक्शन फोर्स है, यानी कि F21 आपके पास एक रिएक्शन फोर्स है। तो ड्यू टू एक्शन और रिएक्शन, ये दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड आपका क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। ओके, तो प्लीज एक्शन और रिएक्शन का आपको बिल्कुल फंडा क्लियर होना चाहिए कि न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि एक्शन और रिएक्शन, यानी कि कोई भी पर्सन अगर एक बॉल को जैसे थ्रो कराना, आपने थ्रो करते हैं ना, आप कोई बॉल ले लें, आप ऐसा पकड़ के उसको ऐसा फेंक दें, जब फेंकेंगे तो वो बॉल उस पर जाके लगेगी। एक बात आपने एक चीज देखी है कि अब ये बॉल जब उस पर जाके इंपैक्ट करती है तो आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है। तो दिस वन इज कॉल्ड न्यूटन थर्ड लॉ, ये आपका न्यूटन का थर्ड लॉ है। क्या आपको न्यूटन थर्ड लॉ बिल्कुल समझ में आ गया? क्या आपको न्यूटन का थर्ड लॉ आपको समझ में आ गया? अगर इसमें कोई डाउट है, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो प्लीज आप मुझसे पता कर सकते हैं। प्लीज गाइज यू कैन टेल मी अगेन, आई विल एक्सप्लेन। अगर आपको यहां पे कोई भी चीजें अगर आपको प्रॉब्लम कर रही हैं कि जो चीज आपको समझ में नहीं आई है, तो प्लीज आप मुझसे पता कर सकते हैं, मैं उसको अगेन एक्सप्लेन कर सकता हूं। ओके, थैंक यू सो मच। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। यानी कि अब मैं आपको यहां पे कुछ बेसिक्स आइडिया और देना चाहता हूं। बेसिक आइडिया किसका देना चाहता हूं, आपको एक क्वेश्चन मैं आपको लिख के देता हूं। ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम है और ये क्वेश्चन आपको करके दिखाना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन आपका समझ लो बहुत यूनिक प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन हुआ क्या कि एक आपके पास 4 kg का ब्लॉक है और एक आपके पास 6 kg का ब्लॉक है, और मैंने यहां पे एक फोर्स अप्लाई किया, ये फोर्स की मैग्नीट्यूड कैपिटल ऑफ F है, लेकिन कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दी ब्लॉक्स के मिड में जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.25 है। द कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दी ब्लॉक्स इज 0.25, यानी कि ब्लॉक्स के मिड में तो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.25 है। अगर जो आपने फोर्स अप्लाई किया वो 10 न्यूटन अप्लाइड है टू द लोअर ब्लॉक, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ईच ब्लॉक, मतलब इन सारे के सारे ब्लॉक के तुमको एक्सेलरेशन के बारे में बताना है कि एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है। तो प्लीज सबसे पहले तो आपको यहां पे बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी कि जब कभी भी कोई फ्रिक्शन की प्रॉब्लम आपके पास आ जाए तो सबसे पहले यह चेक करना पड़ेगा कि भाई यहां पर रिलेटिव मोशन पॉसिबल है या। सो पिछले वाले में 5 और 6 कैसे हुआ? 5 और 6 का मतलब क्या है? 5 और 6 कहां है?
रिदान साहब क्या हुआ बोलो, प्लीज जल्दी से बताओ। रिदान साहब क्या हुआ, प्लीज टेल मी। ओके, तो चलेगा। नाउ हियर वी वांट टू सॉल्व दी दैट वन प्रॉब्लम। मुझे इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाना है। तो गाइज मैं इस क्वेश्चन को चाहूं तो आपको होमवर्क प्रॉब्लम में भी दे सकता था, लेकिन क्या करें, लेकिन आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन क्वेश्चन आपका पास बहुत कमाल की प्रॉब्लम है ये, तो प्लीज इस क्वेश्चन को मैं यहां आपको बना के दिखा रहा हूं। देखो यहां क्वेश्चन में उसने कहा है कि ब्लॉक्स के मिड में जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.25 है। ये डाटा में गिवन है, मैंने नहीं कहा, ये क्वेश्चन में गिवन है 0.25। क्वेश्चन में सपोज करो ये ब्लॉक नंबर 1 है और ये ब्लॉक नंबर आपका 2 है। क्वेश्चन में यहां पे ब्लॉक 1 और ब्लॉक नंबर 2 दोनों के एक्सेलेरेशन को आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन जब भी आपको कभी भी अच्छा समझ गया, थैंक यू। हाँ, ये ऊपर वाला जो ब्लॉक है ये 4 kg का है और नीचे वाला ब्लॉक आपका 6 kg का है, और इन दोनों ब्लॉक के मिड में कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका 0.25 है और अप्लाइड फोर्स की जो वैल्यू है वो 10 न्यूटन है। अब लेकिन एक बात सुनेंगे, क्वेश्चन करने से पहले आपको यहां पे ये चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों ब्लॉक के मिड में रिलेटिव मोशन पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि यहां पे डाटा में नहीं गिवन है। तो सबसे पहले आपको एक बात चेक करनी पड़ेगी, द रिलेटिव मोशन इज पॉसिबल और नॉट। सबसे पहले क्या करें, अब आप सबसे पहले 4 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। अगर मैं 4 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो प्लीज जरा देखते चले जाएंगे। सबसे पहले 4 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो आपको दिख रहा है ना, तो दिस वन इज बिकम mg, तो mg को आप 4g कह दें, g की वैल्यू को 10 लिख देंगे, तो g की वैल्यू को 10 लिखा तो दिस वन इज बिकम इज इक्वल टू 40। और प्लीज यहां पे ये आपका एक नॉर्मल फोर्स है और ये नॉर्मल फोर्स को आप n कह दो। ओके गाइज, अब मैं नीचे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम मुझे उस ब्लॉक का बनाना चाहिए जिस ब्लॉक पे आप फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स अप्लाई करते हैं, क्योंकि गाइज ये सारी की सारी चीजें मैं आपको फ्रिक्शन वाले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। आप मेरा लास्ट का लेक्चर सुनेंगे जिसमें मैंने आपको फ्रिक्शन पढ़ाया था। अगर यहां पे कैपिटल फोर्स अप्लाइड फोर्स की वैल्यू अगर कैपिटल एफ है तो प्लीज गाइज यहां पे आप फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। इस ब्लॉक का जो मास है, मास इस वाले ब्लॉक का वो mg, वो 6 इंटू जी अभी भी नीचे की ओर लगेगा। लेकिन न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर ये n ऊपर की ओर है तो एक्शन और रिएक्शन, तो ये n आपका नीचे की ओर लगेगा। लेकिन मैं आपसे कहूं कि ये वाला ब्लॉक इस वाले सरफेस के रेस्पेक्ट में आगे की ओर जाएगा तो इस वाले ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो आपका पीछे की ओर लगेगा। यहां पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, पीछे की ओर लगेगा। सपोज करो ये फ्रिक्शन फोर्स आपका F है, लेकिन न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर ये फ्रिक्शन फोर्स यहां पीछे की ओर लगा है तो इस वाले ब्लॉक पे ये फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, आगे की ओर लगेगा, आगे की ओर लगने वाला है। लेकिन ये फ्री बॉडी डायग्राम आपने तो बना दिए, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले आपको यहां पे ये देखना पड़ेगा कि भाई पहले ये चेक कर लो कि इन दोनों ब्लॉक के मिड में, इन दोनों ब्लॉक के मिड में कि रिलेटिव मोशन पॉसिबल है या नहीं है। देन हाउ वी विल चेक द रिलेटिव मोशन इज पॉसिबल और नॉट। तो ये सारी की सारी चीजें मैं आपको फ्रिक्शन में पढ़ा चुका हूं। अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी तो फ्रिक्शन के केस में आप जाके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स आपके पास कितना है, द म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। इसको नीचे वाले लगने वाली रिएक्शन को एन डैश कह दो, म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 40 है। तो 0.25 यहां लिख दो 0.25 और एन की जगह क्या लिख दो 40, एन की जगह 40 लिख दो। जब आपने इसको सोल्व किया तो ये कितना बन गया 25 चौक 100, 100 अरे 1000 और 2, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना बन गया 10 न्यूटन बन गया। यानी कि इन दोनों सरफेस के बीच में जो मैक्सिमम फोर्स लगेगा फ्रिक्शन वो 10 न्यूटन का फोर्स लगने वाला है। अभी तो मैं आपको चेक करके बता रहा हूं, अभी तो मैं चेक कर रहा हूं कि रिलेटिव मोशन इज पॉसिबल और नॉट। यानी कि इन दोनों सरफेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन अगर होगी तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स आपका 10 न्यूटन लग सकता है। तो एक बात और समझ लें, लेट अस एज्यूम दैट देयर इज नो रिलेटिव मोशन। पहले एज्यूम कर लो नो रिलेटिव मोशन, मतलब ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन नहीं कर रहा है। अगर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगी तो ये दोनों ब्लॉक सेम, ये दोनों ब्लॉक अब आपको ऐसा नजर आएंगे जैसे ये दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हो, यानी कि ये दोनों ब्लॉक एक सिंगल बॉडी बन चुके हों। तो ये बॉडी अब आपको ऐसी नजर आएगी, ये दोनों ब्लॉक आपको ऐसा नजर आएंगे जैसे ये दोनों ब्लॉक जुड़ गए हों, जैसे ये दोनों ब्लॉक आपके क्या हो गए हों, जुड़ गए हों। प्लीज 1 मिनट, 1 मिनट रुको।
नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन। अब आपको ये ब्लॉक ऐसे नजर आएंगे, इस टाइप से, इस टाइप से नजर आएंगे। अगर इन दोनों में रिलेटिव मोशन ना हुई तो प्लीज ना, रिलेटिव मोशन ना होने की वजह से आप क्या कह सकते हैं कि इन दोनों सरफेस का, अगर मैं टोटल फोर्स की वैल्यू को F को 10 न्यूटन दे रखा उसने, कैपिटल F कितना है, कैपिटल F भी कितना है, कैपिटल F भी 10 न्यूटन है, कैपिटल F की वैल्यू भी 10 न्यूटन है, कैपिटल F कितना है 10 न्यूटन, कैपिटल F कितना है 10 न्यूटन है। तो कैपिटल F आपका 10 न्यूटन है और इसका ब्लॉक का मास 4 था, ये 6 था, तो 10 केजी बन गया। तो प्लीज अगर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों मूव करते हैं, इसका एक्सेलरेशन a है, तो पीछे क्यों लगने वाला m में वो ma बनेगा, तो 10 बिकम इक्वल टू 10a, क्योंकि यहां टोटल मास 10a बन गया, देन a बिकम इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि ऊपर वाला ब्लॉक मैक्सिमम 1 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन से मूव कर सकता है, इससे ज्यादा से मूव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है तो 4 केजी वाला इसी के साथ मूव कर सकता है, अदरवाइज मूव नहीं कर सकता। मैं एक बात आपको बता दूं, हमेशा 4 केजी वाला ब्लॉक, देखो आपने मोशन नीचे वाले फोर्स पे अप्लाई करी है, क्या ऊपर वाला कभी नीचे वाले से तेज भाग सकता है? नहीं भाग सकता है। लेकिन ऊपर वाला नीचे वाले के सरफेस पे बैठा है, तो ऊपर वाला मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से जा सकता है? ऊपर वाला मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से जा सकता है बताएं प्लीज? ऊपर वाला मैक्सिमम 1 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन से जा सकता है। अब आप मेरी एक बात बताएं, इस क्वेश्चन को देख के यहां बताएं, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से इसको ले जाने के लिए ऊपर वाले ब्लॉक को आपको कितने फोर्स की नीड पड़ेगी? देन F बिकम इक्वल टू कितने फोर्स की नीड पड़ेगी? नीड कितने पड़ेगी? F बिकम इज इक्वल टू कितना होगा? अगर ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो पीछे लगने वाला फोर्स क्या होगा? ma, यही तो होगा। तो F बिकम इक्वल टू ma, तो प्लीज लगने वाले फोर्स की नीड कितनी पड़ेगी और m की वैल्यू कितनी? 4, और कितने से लेके चलना? 1 से, तो कितना बन गया? F बिकम इक्वल टू 4 और इनटू समथिंग। यानी कि ऊपर वाले ब्लॉक को 1 मीटर पर सेकंड से मूव कराने के लिए आपको कितने फोर्स की नीड है? 4 न्यूटन फोर्स की नीड है, जबकि तुम्हारे पास मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना अवेलेबल है? 10 न्यूटन अवेलेबल है। यानी कि तुम्हारे पास 10 न्यूटन था और ऊपर वाले ब्लॉक को 1 मीटर पर सेकंड से मूव कराने के लिए तुमको 4 न्यूटन का फोर्स चाहिए था। यानी कि मैं 10 है और 4 चाहिए, तो मैं 4 न्यूटन सप्लाई कर दूंगा। अगर 4 न्यूटन सप्लाई कर दूंगा तो इसका मतलब आप यहां पे कहेंगे द रिलेटिव मोशन इज पॉसिबल। रिलेटिव मोशन कैसी हो गई? सो दैट रिलेटिव मोशन इज पॉसिबल। यहां रिलेटिव मोशन क्या है? पॉसिबल है। रिलेटिव मोशन क्या है? पॉसिबल है, क्योंकि मुझे ऊपर वाले ब्लॉक को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव, मेरे फ्रिक्शन के लेक्चर सुनेंगे आपको तभी समझ में आएगा, ऊपर वाले फ्रिक्शन के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ये ऊपर वाले ब्लॉक को इतने एक्सेलरेशन से मूव कराने के लिए आपको इतने फोर्स की नीड पड़ेगी, यानी कि इतने, मतलब उसको ऊपर वाले को 1 मीटर पर सेकंड से मूव कराने के लिए, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कराने के लिए आपको फोर्स की नीड थी 4 न्यूटन, लेकिन तुम्हारे पास कितना अवेलेबल है? 10 न्यूटन। तो 10 में से 4 सप्लाई कर दोगे, यानी कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि आप मुझे बता सकते हैं कि रिलेटिव मोशन पॉसिबल है या नहीं है। तो गाइज यू हैव गॉटन माय पॉइंट, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बस अब क्या, आप तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, अब तो सिंपल कैलकुलेशन करनी है, उस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, अब तो फटाफट हो गया। अब दोनों में रिलेटिव मोशन है तो अलग अलग आंसर आएंगे, बात खत्म हो गई। और इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स स्मॉल f था, और ये आपको पता ही है ये स्मॉल mg है, यानी कि 4 इंटू जी है, और ये आपके पास स्मॉल n है। सपोज करो इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन आपका मैं बोल दूं a1 है, तो पीछे की ओर लगने वाला फोर्स क्या बना? ma1 बना। इसको सॉल्व कर लेंगे। दूसरा पॉइंट क्या बना? दूसरा पॉइंट ये बन के आ गया। पिक्चर फिनिश हो गई, पिक्चर फिनिश हो गई। बस और क्या है, ये कैपिटल F है और ये पीछे की ओर लगने वाला फोर्स स्मॉल f है। सपोज करो इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन a2 था, तो पीछे की ओर लगने वाला इनर्शिया फोर्स ma2 है। क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। तो प्लीज गाइज यू हैव गॉटन माय पॉइंट, क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब एक क्वेश्चन आप अपने घर से करके लेकर आएंगे। इस क्वेश्चन को आप लिख लें, इस क्वेश्चन को आप लिख लें, ये क्वेश्चन का डायग्राम ले लें, आप इसका फटाफट पिक ले लें। ये क्वेश्चन आप घर से करेंगे, मैं इसको कल क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए स्क्रीनशॉट ले लें आप, स्क्रीनशॉट ले लें आप। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत कमाल की प्रॉब्लम है। स्क्रीनशॉट ले लें आप, क्वेश्चन को घर से करेंगे, ठीक है ना? ओके गाइज। और एक क्वेश्चन ये वाला लें, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये भी आपका होमवर्क प्रॉब्लम है, ये आपकी होमवर्क प्रॉब्लम है, घर से करेंगे इसको। और ये वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क प्रॉब्लम है, इसको भी घर से करेंगे। दोनों का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं वेट कर रहा हूं, ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके गाइस, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब अगला क्वेश्चन लिखें।
इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ये भी घर से करके दिखाएंगे। तो 2 क्वेश्चन है, दोनों के स्क्रीनशॉट ले लेना और दोनों क्वेश्चन आप घर से करके दिखाएंगे। और यहाँ पे म्यूएस की वैल्यू 0.5 है, आपको नजर नहीं आ रहा होगा आई थिंक, ये मैं देख लूँ 1 मिनट। पहला वाला क्वेश्चन में तो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, मैं इसके बिल्कुल पीछे हो चुका हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा, इसमें तो सारा डाटा नजर आ रहा है। लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन में ये डाटा नजर नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पे म्यूएस की वैल्यू आप लिख लेंगे, म्यूएस की वैल्यू यहाँ 0.5 है और म्यू के की वैल्यू 0.4 है, जो मैंने साइड में लिख के दिखाया। ये म्यूएस और म्यू के की वैल्यू लिख के दिखाई मैंने 0.5 और 0.4। तो गाइज ये आप इसको बिल्कुल स्क्रीन पे ले लेंगे, ये होमवर्क प्रॉब्लम है। तो जैसे कि मैं गाइज आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करता हूं, और मैं आपको एक बात फिर बता दूं, मैं जैसे कई बार आपको बता चुका हूं, हमारे यहाँ पे जैसे मैंने सब कुछ दिखाया है, जैसे मैं आपको फिर बता दूं, टॉपर्स बैच ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एसएससी जेई 2019, 3000 क्वेश्चन बैंक का एक क्वेश्चन बैच आपका एक बैच स्टार्ट होने वाला है, जिस बैच की डेट आपकी 1 जुलाई है। यानी कि 1 जुलाई से हम आपको 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए जो बैच स्टार्ट होने वाला था, वो बैच हम आपको 3000 क्वेश्चन और केवल 2499 रुपए में, और प्लीज इसमें भी आपको ऑफ मिल रहा है। फिर उसके बाद हम एसएससी जेई क्रैकर्स का बैच स्टार्ट करने वाले हैं, और वो फाउंडेशन बैच है, और वो फाउंडेशन बैच मैकेनिकल वालों के लिए 22 जून से स्टार्ट हो रहा है, और सिविल वालों के लिए भी नियर बाई उसी डेट में स्टार्ट हो रहा है। लेकिन जो बच्चे गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो गेट का चाहे वो मैकेनिकल का ब्रांच हो चाहे वो सिविल का हो, दोनों के लिए हम 13 जुलाई से हम गेट का बैच स्टार्ट करने वाले हैं। और गेट की जो हमारे पास फीस है वो 23,999 रुपए है। लेकिन एक बात बताऊं, मैं ये जितनी भी फीसेस आपने लिखी हैं, इन सब का एक रामतोड़ मैं आपको बता देता हूं। अगर किसी भी बच्चे को एडमिशन चाहिए और उसके बाद इतना पैसा नहीं यार वो पे करना नहीं पा रहा, तो आप किसी भी फैकल्टी का प्रोमो कोड यूज कर लें। जैसे मेरा प्रोमो कोड Y237 है, तो आपको टोटल फीस का 62% ऑफ होगा। और यानी कि ये बैच आपको गेट का नियर बाई मैं बता रहा हूं 7 से 8 हजार रुपए के करीब पड़ने वाला है। 7 से 8 हजार रुपए में आप गेट का पूरा बैच ज्वाइन कर लेंगे, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। तो गाइज आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। आज के लेक्चर को प्लीज आपको कैसा लगा मुझे बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताएंगे, और आज के लेक्चर्स को प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और लेक्चर को लाइक करना और कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। लेक्चर को लाइक भी करें और कमेंट भी करें, और उस लेक्चर को शेयर भी कर दें प्लीज। और मोर अपडेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, उसका बेल आइकन बटन दबा दें, बेल आइकन बटन दबा दें। बेल आइकन बटन दबाओगे तो आपको क्या होगा, इंफॉर्मेशन सारी की सारी आपको पर डे अपडेशन मिलती रहेंगी। ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच, एंड फॉर द मोर अपडेशन यू कैन लॉग इन द www.adda247.com। तो बाय बाय, एंड वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइमिंग, एंड टाइमिंग विल बी ऑन द 2:30 PM। और कल मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा। गाइज मैं जो नया कॉन्सेप्ट आपको कल लेके आऊंगा उस चैप्टर का नाम होगा वर्क डन और एनर्जी थ्योरम। 15 नंबर का कॉन्सेप्ट है वर्क डन एंड एनर्जी थ्योरम। कल मैं आपको वर्क डन और एनर्जी लिखना सिखाऊंगा, वर्क डन और एनर्जी सिखाऊंगा।